भी तो चलेगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ओके। आरसी जा रही है शादी में। हाँ हो बताओ। और जब तक शादी नहीं होता तो आदमी को तो लगता ही डर है ना, तब तक तो डर लगता ही रहता है। चलो स्टार्ट करते नहीं सब ठीक होगा। हाँ ये बात तो है, अल्लाह करे सब ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अम, ये मैं सामने से उतना गौर से नहीं देखी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि मेरा रिश्ता वगैरह लगने वाला है। अब लेकिन सामने से देख ही लीजिएगा, सामने से बात कर लीजिएगा, तब मैं नहीं देखी। एक्चुअल में मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से हुआ, क्योंकि वो कितने दिन से मेरे भाई उनके दोस्त बोले ना कि कितने दिन से ना वो मतलब उससे ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हुए। वो मुझे बोली भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फेस वगैरह नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, एवरेज हूँ, बट क्वालिफिकेशन मेरा अच्छा है, तो वो देखकर उनको अच्छा लगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबको लगता है कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी होगी तो नाम वगैरह होगा, तो मैं भी ऐसा हूँ, है ना। चलो। मेरे एक फ्रेंड है तो वो भी इंजीनियर, तो मुझे हमेशा बोलता देख, इंजीनियर तो 10 बन जाएगा, लेकिन जो ते एग्जाम क्वालिफाई किया, जो ते प्रोफेसर बनेगी, वो कुछ कुछ रहता है सोसाइटी में। तो मतलब मुझे एक मोटिवेशन ही करता था। तो हाँ बोलते हाँ ये बात तो तुम सही बोला कि इंजीनियर तो सबको बन जाएगा, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए तुमको यूजीसी क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीएचडी वगैरह करना पड़ेगा, तुमको उस लैंड पे प्रोफेसर बनने का अलग से स्टेटस, या आईएएस ऑफिसर बनने का अलग स्टेटस कहलाता है। तो वही पर मुझे समझा था, तो हो सके वो भी, मैं भी यही सोच रहे होंगे कि मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरी वाइफ भी उस लेवल में आए, है ना। तो इस वजह से भी मतलब हुआ होगा पसंद मेरी, मतलब मेरे आप ही लोग बोलते कि वही मेन रीजन है, क्योंकि वो वही बोल के ही मतलब मेरे बारे में बोलते हैं। हाँ। नहीं नहीं, तो उनके मतलब उनके रिलेटिव्स में या फिर जान पहचान में बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़की लोग हैं, गोरी गोरी, क्योंकि वो लोग थोड़ा डिफरेंट जाते हैं हम लोग से। तो आप भी तो गोरे हैं जी। अरे नहीं, मैं एवरेज हूँ। मैं एवरेज हूँ। तो जैसे उनकी तो उनको तो लड़की मिल जाती ना, वो तो प्रोफेसर है, तो वो उनको बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़की मिल रही थी, बट उनका एक ही डिमांड था कि पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी टाइप की होनी चाहिए। तो इस क्वालिफिकेशन के बेस पे ही वो मुझे पसंद किए। अब यही बात है, मेरे भाईजान वगैरह लोग भी यही बात बोले कि हाँ यही बात है। जनरली हम लोग में पढ़ते हैं, लड़की ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती, पढ़ती है, बट होता है ना कि जैसे कि एमए कर लिए, छोड़ दी, तो जॉब का प्रिपरेशन बहुत कम कोई बहुत कम कोई से इतना घर से परमिशन मिलता पढ़ने के लिए। मेरी तो भाईजान थे तो मुझे इतना सपोर्ट कर दी, मेरे पापा रहते तो नहीं करते। मेरे भाईजान सपोर्ट कर दी तो मैं इतना पढ़ भी ली। चलो स्टार्ट करते हैं। आरसी बोली हम 7:30 बजे चल जाएंगे, मैं इतना देर बात कर ली, बताओ तो। विनायक दामोदर सावरकर। नहीं फिर भी हाँ। आरती से आरती आरती को स्कार्फ लगा के जाएगी, मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। ऐसे भी शादी में ना हम नकाब लगा के ही जाते हैं, जब मेरे कोई अपने एकदम खास रिलेटिव्स होते हैं ना, तभी हम नकाब वहाँ रहते हैं। ऐसे हम नकाब में ही जाते हैं। नहीं आरती, तो तुम नकाब भी लगाती हो तो तुम अच्छी लगती हो, तुम तो मेरे घर में नकाब ही लगा के आती थी। यूनिवर्सिटी में जाते थे ना, तो यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन होता था सब बोलती थी तो साड़ी पहन के आना, सूट पहन के आना, तुम लोग एक स्कार्फ बांध के आ जाना, हम नया नकाब पहन के आ जाएंगे। एक्चुअल में पता है, मुझे मुझे पहनने नहीं आता है नकाब, एक बात। और दूसरी बात ना, मुझे गर्मी लगने लगता है बहुत ज्यादा, मैं पहनती हूँ ऐसा मत नहीं है, बट कभी कभी गर्मी लगेगा तो मैं, मुझे लगता है अभी थोड़ा मेरे एज है तो थोड़ा घूम घाम ले रहे, उसके बाद फिर पहनेंगे और ये। ये बात सही है। यूनिवर्सिटी जाने लगे ना तब से लगाने लगे, गाड़ी से जाना फिर दुपट्टा उपट्टा इधर उधर हो जाता था, तो इसलिए हम सोचे नकाब भी लगा लेते। नहीं ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हम मतलब कभी कभी सोचते लगाए, लेकिन मतलब मुझे संभलता नहीं है, मतलब गिरने लगती हूँ, मतलब पहली बार तो हम आपको वैसे ही देखे थे नकाब में। नकाब में तो हम हाँ नकाब में ही गए थे, क्योंकि अकेला गए, मैं अकेला कहीं जाती तो लगा कर जाती हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। अकेला अगर तुमको कहीं जाना है, कोई तुम्हारा साथ नहीं, तो तुम क्या करोगी, नकाब ही लगा के जाओ, इसे तुमको कोई पहचानेगा नहीं, तो इसलिए मैं गई थी। तो मेरे भाईजान जबरदस्ती भेजे थे कि बात किया आपसे और आपका नंबर फटाक से लिया और स्क्रीनशॉट कर लिया, सेव करने का भी टाइम नहीं था मेरे हाँ पास। हाँ हाँ, ये बात तो सही बोली। कैसे कैसे मिले, खाली बस थोड़ा सा ये गया था।
चलो स्टार्ट कर देते हैं ना। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर का भी बोलते हैं। ये एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस है और रिवोल्यूशनरी और राइटर दोनों हैं। देखो वीर सावरकर जो है एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस भी हैं, रिवोल्यूशनरी भी हैं और राइटर भी हैं। ठीक है। 1883 में इनका बॉर्न, मतलब इनकी जो बर्थ है वो 1883 में है। मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई है। इन्होंने मित्र मेला स्टार्ट किया था 1899 में, और ये मित्र मेला का नाम चेंज मतलब पहले तो मित्र मेला को स्टैब्लिश किया गया और इस मित्र मेला का ही नाम को चेंज करके रख दिया गया अभिनव भारत 1904 में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभिनव भारत कब आया, तो 1904। ठीक है। मित्र मेला कब आया, तो 1899। नासिक में सावरकर जो है अपने ओल्डर ब्रदर्स गणेश सावरकर के साथ मिलकर फाउंड करते हैं मित्र मेला। और ये क्या था, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी रिवोल्यूशनरीज के लिए। ठीक है ना। जहाँ पे जो बाद में लेटर इवॉल्व, इसको इवॉल्व कर दिया गया अभिनव भारत सोसाइटी 1904। हम ना कि अगर मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस में रहती हूँ, तो एक तो निवास किताब तो है कि आदमी तुमको तो तुमका जो जितना भी तुम्हारा किसी का भी रिलीजियस अगर प्लेस है तो वो तुमको थोड़ा बाहर निकलने में हेल्प करेगा, वो तो है। बट जब जब मैं प्रॉब्लम में हुई ना, तो मेरा पढ़ाई मुझे बहुत हेल्प किया, ऐसा लगा फ्रेंड के जैसे मुझे मोटिवेट किया। ठीक है। अरे तो कभी कभी ऐसा आता है कि इंसान एकदम टूट जाएगा, लगेगा कुछ नहीं है मतलब लाइफ में, तब तुमको एक तो वो एक रिलीजियस प्लेस में तो तुमको मिलेगा ही, तुमको एक मिलता है। जब तुम गॉड से प्रे करोगे तो वहाँ पे तो तुमको हेल्प मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई जैसे तुम पढ़ रही हो वो भी तुमको आगे बढ़ाएगा, लगेगा तुमको मोटिवेट करने वाला कोई पर्सन है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुम लोग भी कभी मतलब अगर तुम लोग का भी शादी वादी हो तो पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखना, कितना भी हो ना, जब तक अपना गोल अचीव ना हाँ कर जब लेना। सही हाँ, बोल रहा है। सबको बोल रही हूँ, जब तक अपना गोल अचीव ना हो जाए तब तक अपना पढ़ाई को छोड़ना मत। जो गोल है उस गोल को अचीव करने के बाद छोड़ना। ठीक है। देखो शादी भी तो एक लाइफ का ही है, तो अगर शादी भी हो जा रहा तो तुम अपने हस्बैंड से पहले बात करो, भाई मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। ये चीज इसको भी तुम मेंटेन करो, घर ये नहीं कि मैं घर का काम छोड़ दूँ, दोनों चीज को मेंटेन करके अपना चलो, अपना वो लाइफ भी और ये लाइफ भी। ठीक है। क्योंकि तुम लोग अब इस फील्ड में आ गई हो ना, तो इस फील्ड में कुछ अचीव करके ही अपना आगे बढ़ना। ठीक है। ऐसा नहीं कभी लाइफ में लगे कि मैं यहाँ तक आई थी लेकिन कभी की नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। चलो मैं थोड़ा भाई ठीक है, समझ में आ गया ना। मित्र हाँ मिला। वही बोले इस तरह से हाँ, क्या इतना बोले। घबरा के फिर पीछे की बात पर डर लगता है। हाँ बिल्कुल, यही बात वही तो मैं बोली, नहीं पीछे नहीं हटना बिल्कुल। मैं क्या बोली, तुम एक शेड्यूल बना लो ना कि ठीक ये एकदम इसको साथ ही बना लो कि ये मेरे साथ कभी छूटने वाला नहीं है, मेरा गोल मेरे साथ कभी नहीं छूटेगा। मेरी शादी हो जाए, मेरे कुछ भी हो जाए, ये नहीं छूटने वाली है। ठीक है ना ये बात। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, अपना प्रिपरेशन करते रहो, छोड़ने का क्या मतलब ये, इसको साइड लेके चलो। क्योंकि मैं हमेशा जब भी डिमोटिवेट हुई हूँ ना, तो यही सब मेरा लाइफ में काम दिया है। वो तो रिलीजियस प्लेस में भी देता है, हर कोई का अपना एक रिलीजियस प्लेस में अगर कोई करता है तो होता है, वो भी है लेकिन ये भी है। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट द ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश colonial रूल द थ्रो द आर्म रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझो, अब मैं एकदम सीरियस होकर पढ़ाऊंगी। जो मित्र मेला है ना, ये 1899 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको रीनेम किया गया था अभिनव भारत के नाम से 1904 में। ठीक है। इसको जो फाउंड किए थे, इसके एक तो सावरकर थे, इनके भाई गणेश सावरकर थे। तो इनका पर्पस क्या था कि हम लोग फेंक देंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को, उठाकर फेंक देंगे। ठीक है ना, आर्म रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है। ये लोग जो थे ना सावरकर लोग, ये लोग इंस्पायर थे जोसेफ मेजानी, जो यंग इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है। और तुमने देखी होगी ये सब मित्र मेला अभिनव भारत बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। जोसेफ मेशानी जो, ये तो हो गया 1909 में, इन्होंने फिर एक बुक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, या इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कब की है, 80 मतलब इस बुक में, सॉरी, इस बुक में 1857 मतलब लिखा हुआ है। ओहो 80 हो गया, रुक जाओ। इसका बुक का पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ द इंडिपेंडेंट, हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1857। ठीक है। या इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। ठीक है। इसको पूरा आता है सीपीयू मोटिनी 1857 का।
बोल के इसको यूज किया गया था, इसको बुक लिखा गया था। 1857 में नहीं लिखा गया था, 1857 का रिवोल्यूशंस के बारे में इस बुक में लिखा गया था। 1904 में ये बुक लिखा गया था। 1911 में इनको सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेड इन द इनफेमस सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 4 जुलाई। आया था ना ये वाला क्वेश्चन इस बार तुम्हारा इसमें पैसेज में? सीन में था, पैसेज में। हाँ, पैसेज में क्वेश्चन था। 1911 में इनको जेल में भेज दिया जाता है और कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भेज दिया जाता है। 1921 में ट्रांसफर कर दिया जाता है इनको जेल से रत्नागिरी जेल, ठीक है। 2 मई along with his brother, अपने अपने भाई के साथ, मतलब इनके साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि उनको 11 साल जेल में रखा गया था। लॉन्ग पीरियड है ना। और अभी जैसे दिन पार होता है कि 11 साल इतना जल्दी पार हो जा रहा है कि पता नहीं चल रहा। उस टाइम में ऐसा नहीं था, उस टाइम में टाइम बहुत मतलब ये में पार हो रहा था। आज का टाइम तुम्हारा इतना जल्दी, इतना एक दिन इतना जल्दी पार होता है कि कुछ मायने नहीं रखता। 1 मंथ इतना जल्दी पार होता है, पता नहीं चलता। एक साल गुजर रहा है, देख रहे एक हैं? साल गुजर रहा, वही एक तो। महीना बाद, बस एक दो महीना में आ जाएगा 2026। कितना जल्दी जल्दी टाइम पार हो रहा है, तुम लोग देख रही हो। तब वही तो देखो पहले 1911 में इनको क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में। उसके बाद तुम्हारा काला पानी का सजा पहले अगर किसी को दिया जाता था ना, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही भेज दिया जाता था, ठीक है। बहुत ही डेंजर, बहुत डेंजर, कोई नहीं रहता था, कोई भी नहीं। हाँ चिड़िया भी नहीं दिखे। हाँ, कोई भी नहीं रहता था, बहुत डेंजर। ये बहुत खतरा। अब तो बहुत, अब क्या रहता है, अब तो वो काला पानी का सजा उतना किसी को मिलता नहीं है, और अगर किसी को मिला तो भी बस हम एक। एक बार देखे थे काला पानी का सजा जहाँ पे दिया था अंडमान एंड निकोबार में, न्यूज में देखे थे, हाँ हाँ जहाँ पे रखा गया था सावरकर को। हाँ वो वाला हाँ दिखा था, इतना डेंजर लग रहा था देख के कि कैसे वहां पे रहे होंगे। हाँ, ये जिसको बात भी है, दिया जाता था, जिसको भी। हाँ, बहुत ही भयानक लग रहा था बहुत देख के। भयानक, बहुत भयानक। और ये लोग तो अभी अभी ये लोग सजा को बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा। और ये सब काला पानी तो वो लोग तुम ब्रिटिशर्स लोग देते थे ना हाँ, इंडियंस को। तुम वो वाले केस सुनी हो? नहीं, शबनम बानो केस। शबनम बानो केस। शाहबानो के, नहीं, शाह बानो नहीं, साहब शबनम। है। शाह बानो वाले सदन शबनम, बानो के सुने। जिसमें हाँ वो क्या करती है, अपनी फैमिली को पूरा मार देती है, अपनी मम्मी पापा भाई भाभी छोटा सा बच्चा, सबको चाकू से मार देती है। एक लड़का से शादी करने के चलते, तो वो लड़की को हाँ, उसका बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने ना। बॉयफ्रेंड के चक्कर में मारी, तो वो उसको फांसी दिया जा रहा था। वो इंडिया की फर्स्ट वीमेन होती जिसको फांसी मिलता, लेकिन फिर फांसी रोक दिया गया, ये बोल के कि उसका बच्चा है। हमने क्राइम पेट्रोल में ये वाला देखे थे। नहीं, ये रियल है, ये तुम्हारा भी हाल फिलहाल तुम्हारा हाँ न्यूज में। रियल है। हाँ, हाँ रियल ये है, तुम्हारा, उसको हाँ, क्राइम पेट्रोल ये में। तुम्हारा भी हाल फिलहाल न्यूज में आया था कि शबनम बानो से को ये मिलेगा, फांसी मिलेगा, और ये इंडिया की फर्स्ट लेडी होगी जिसको फांसी मिलेगा। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की और ऐसा हो गया, मार दी, अपना बताइए। अपना 2 महीना का भतीजा को भी मार दी थी जाके। उसका देह पुलिस कैसा था? क्या? अरे वो सबनम का जो है। वो बोला जाता है दिल लगी दीवार पर, वो बहुत नीचे जाता था, वो काम भी अच्छा नहीं करता था, तो भाई उसको फैमिली वाले लोग मना किया कि तुम इतनी अच्छी जॉब करती हो तो तुम अपने लेवल के लड़का से करो, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग का सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। तो वही लोग मार देती अपनी मम्मी पापा भाई भाभी, अपना भतीजा को भी। 2 मंथ का भतीजा रहता है कि 2 साल का, ऐसी कुछ। और उसको फांसी मिलने वाला था, तो आया न्यूज में कि फांसी मिलेगा, इंडिया की फर्स्ट ऐसी लेडी होगी जिसको पहली बार फांसी मिलेगा। लेकिन उसका भी पोस्टपोन हो गया क्योंकि उसका बच्चा है, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा फांसी रुक गया। बच्चा मतलब उसका छोटा सा भी बच्चा है, तो इस वजह से। और पहले देखो क्या कर रहा था, अंडमान निकोबार, तो क्राइम भी कम होता था। जैसे अभी हम तुमको बता रहे, नॉर्थ कोरिया में जो सजा मिलता है ना, तो नॉर्थ कोरिया में कैसे सजा मिलता है कि जैसे एक जनरेशन कोई गलती किया, मान लो ये पर्सन गलती किया, तो इसको तो सजा मिलेगा ही। अब इसका जो आने वाला नस्ल है, पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको भी मिलेगा। फिर उसका आने वाला जनरेशन, उसको भी मिलेगा, मतलब 2 पीढ़ी वो सजा काटेगी। तो ये तो डर का मारी नहीं करेगा कुछ गलती से कि मैं तो करूंगा ही नहीं, मेरे आने वाले जनरेशन लोगों को भी खत्म। तो सोचो, तो इसी तरह का रूल बनाना चाहिए भाई, तब तो जाके क्राइम रुकेगा। तो 1921 में इनको देखो ये रत्नागिरी वाला भी याद कर लो। 1921 में रत्नागिरी जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके उनके ब्रदर को। 1937 में प्रीवियस क्वेश्चन ये भी है। 1937 में सावरकर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। 90 ये रुक जाओ, 1937 से 1943 तक का सावरकर जो है हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है ना। बने कब भाई? 1937 में। कब तक रहे भाई? 1943 में।
ठीक है। इनका बुक पढ़ लेते, ज़्यादा बड़ा है नहीं इनका बुक, इनका बुक पढ़ना सारा ही इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 की बुक है। हिंदुत्व हु इज हिंदू 1923। हिंदू पढ़ बादशाही, ठीक है, हिंदू पढ़ बादशाही। और एन इको फ्रॉम द एंडोबार, ये सारा ही इस बार को का क्वेश्चन है। एन इको फ्रॉम द, हाँ, सिक्स ग्लोरियस तो मैं हमेशा कराती हूँ, ये इंडिविजुअल आया हुआ था अलग है, लेकिन तुम्हारा पैसेज में भी ये सब बुक आया हुआ है। हिंदू पढ़ बादशाही एंड इको फ्रॉम द एंडोमान, हाँ, सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये सारा बुक तुम लोगों को रटना है, ठीक है। ये नहीं कि छोटा सा है सावरकर, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। बोले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ महात्मा गांधी। सावरकर वाज ए वोकल क्रिटिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वोकल क्रिटिसाइज किसको बोला, जो एक चिल्ला के बोलता ना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है वो पर्सन, तो वो वोकल अंदर से जो आवाज निकाल के बोलता है। इस इनके लीडरशिप में महात्मा गांधी की लीडरशिप में वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसके अगेंस्ट है भाई। ये क्यों? गांधी का जो मेथड है नॉन वायलेंस का या इनफेक्टिव, बोला कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट लेने का इनफेक्टिव तरीका है। ही ऑल्सो अपोज ये इंडिया को पार्टीशन का, इंडिया का जब पार्टीशन हो रहा था तो उसके भी अगेंस्ट है। पाकिस्तान का जब क्रिएशन किया जा रहा था तो उसके भी अगेंस्ट है। एडवोकेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफाइड हिंदू नेशन, ये बोलते हैं कि मुझे यूनिफाइड हिंदू नेशन चाहिए, ठीक है। मैं पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को क्रिएट किया जा रहा या इंडिया को पार्टिसिपेट किया जा रहा, मैं उन सब चीजों के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। एडवोकेसी फॉर हिंदुत्व, सावरकर का जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व एम्फेसिस करता है, इम्पोर्टेंट ऑफ हिंदू यूनिटी। ये बोलते हैं सुनो, जितने भी हिंदू है हिंदू यूनिटी बना के रखो, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजन, मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल रीजन है, बट ऑल्सो कल्चर एंड सोशल रीजन, ठीक है। ही प्रपोज दैट इंडिया शुड बी सीन एज द होमलैंड फॉर हिंदू, क्योंकि वो प्रपोज करते हैं इंडिया जो है हिंदुओं का होमलैंड है, जहाँ पे हिंदू वे द हिंदू वे ऑफ लाइफ वुड बी सेंट्रल आइडेंटिटी। बोला इंडिया जो है ना वो हिंदुओं का होमलैंड है, और यहाँ पे सेंट्रल आइडेंटिटी किसी की होगी तो हिंदुओं की होगी। अगर किसी को इंडिया पहचाना जाएगा तो हिंदुओं के आइडेंटिटी से पहचाना जाएगा, ठीक है। वो आर्ग्यू करते हैं कि नॉन हिंदू जो है, खासतौर से मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये लोग सिकंडरी सिटीजन है, विच हैज मेड हिज व्यू हाईली कंट्रोवर्शियल। जब इन्होंने ये बात बोला तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज बन गया था। कोई भी सामने में फ्रंट फुट पे आकर कोई ऐसे, देखो मन में तो सबका होता है, मोस्टली पॉलिटिशियंस के माइंड में ये बात चलता है हिंदू मुस्लिम्स वाले, लेकिन फ्रंट पे को मोस्टली नहीं आकर बोलते, बट ये फ्रंट पे आके बोले तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज बन गया था, ठीक है। ये बात कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाओ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। इनको तो सबको जानता है कि ये पोएट है, लिटरेचर है, फिलोसफर है, एशिया के फर्स्ट नोबेल लिटरेचर, ठीक है। कोलकाता में इनकी बर्थ हुई थी 7 मई 1861 में। किसके सन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इनको बोला जाता है बर्ड ऑफ बंगाल। अच्छा, ये जो बर्ड ऑफ बंगाल है ना, बर्ड ऑफ बंगाल, ये तुम्हारा पीएससी वगैरह क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर तुम अगर देखोगे रेलवे एग्जाम में पूछता है कि किसको बर्ड ऑफ बंगाल बोला जाता है। यार ये तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमेशा। पीपल यूज टू, लोग इनको बोलते हैं गुरुदेव, लेकिन इनको गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तुम्हारा गांधी जी में पढ़ेंगे। 1913 में ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने, जो पहले नॉन यूरोपियन, देख लो भाई, हमेशा नोबेल प्राइज यूरोपियन को ही मिलता था, लेकिन पहला ऐसा कोई नॉन यूरोपियन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर जो है लिखते हैं नेशनल एंथम इंडिया के लिए, जाना माना गाना। ही ऑल्सो रोट अमर सोनर बंगल, बंगला, किसका है ये?
ये तुम्हारा बांग्लादेश का है, ठीक है। ये नेशनल एंथम बांग्लादेश के लिए भी लिखते हैं और ये नेशनल एंथम इंडिया के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। गीतांजलि जो है इन्हीं में इनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। किस में नोबेल प्राइज मिला? गीतांजलि में। महात्मा गांधी इनको बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर इनको बोलते हैं महात्मा। ये बोलते हैं कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म क्या है समझना। मैं एंटी क्लोनियलिज्म हूँ, मैं क्लोनियलिज्म को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मिलिटेंट नेशनलिज्म को भी पसंद नहीं करता हूँ। जैसे अभी हम लोग पढ़े तुम्हारा सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, इन सारे लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर पसंद नहीं करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एंटी है। कौन सा एंटी है? तो मिलिटेंट जो मिलिटेंट टाइप के नेशनलिज्म होते हैं ना, जो बोलते हैं मार धार कर हमको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, उस टाइप के लोग को ये नहीं पसंद करते। ये बोलते हैं ऐसा नहीं कि मैं क्लोनियलिज्म को पसंद करता हूँ, मैं क्लोनियलिज्म को भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन साथ में मैं एंटी मिलिटेंट नेशनलिज्म को भी पसंद नहीं करता हूँ। टैगर जो है वो क्रिटिकली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बट अनलाइक मेनी ऑफ हिज कंटेम्परेरीज, उन्हीं के कंटेम्परेरी में बहुत सारे एडवोकेटेड थे जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे, है ना। जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, विनायक दामोदर सावरकर, इसके अगेंस्ट है टैगर। टैगर अपोज है कि जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम इंडिपेंडेंसी के लिए, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए वायलेंस को यूज ना किया जाए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। वो बिलीव करते हैं कि ट्रू लिबरेशन जो है कुड ओनली कम आपके स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग से आना चाहिए, ना कि फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से आना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग, ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेशनलिज्म। टाइगर envisions a form of nationalism। नेशनलिज्म में हर एक चीज मिला होना चाहिए। देखो सांस्कृतिक नेशनलिज्म को कौन सपोर्ट करता है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के नेशनलिज्म से तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू भी इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म के अंदर इंक्लूसिव्स होना चाहिए। इंक्लूसिव्स का मतलब क्या होता है? हर एक चीज को इन्वॉल्व करना, टॉलरेंट भी होना, यूनिवर्सल होना। नेशनलिज्म में जैसे अभी सावरकर का नेशनलिज्म हम पढ़े, वो क्या बोले कि इंडिया जो है हिंदुओं का है ना। हिंदुओं के आइडेंटिटी से पता चलना चाहिए, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन भी होंगे लेकिन सेकेंडरी होंगे, ये बात उन्होंने बोला। तो वो मिलिटेंट है। और ये क्या बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म होगी तो टॉलरेंट पे होगी, ये यूनिवर्सल होगी। मतलब नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि कल्चर, बायोडाइवर्सिटी की यूनिवर्सल ह्यूमन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब है कि इंडिया में डाइवर्सिटी वाला बेस पे नेशनलिज्म होनी चाहिए। कोई एक पार्टिकुलर धर्म का सोच नहीं है। जैसे हम लोगों का देखो, अब जैसे इंडिया जीती है, देखिए ना, विमेन वर्ल्ड कप में जीती इंडिया पहली बार। आया आईसीसी वर्ल्ड कप जीती है ना इंडिया। कौन कौन देखा ये वाला न्यूज? हम सबको स्टेटस देखे। नहीं, हम स्टेटस नहीं देखे, हम देखे कि जीती है, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म सबके दिल से निकलेगा कि इंडिया पहला जीता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। निकल रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल नेशनलिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारा या डाइवर्सिटी तुम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जात धर्म नहीं देखेगा, यहाँ पे आदमी ये देखेगा कि हमारा इंडिया जीता, ये बात बोला जाएगा। तो वही बात बोल रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि नेशनलिज्म में सभी शामिल होंगे, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म के हो, सबको टॉलरेट भी किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल होगा नेशनलिज्म, सभी को, सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, सभी के बिलीफ सिस्टम को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, वही नेशनलिज्म है, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी है वो साइंटिफिक नेशनलिज्म है, क्योंकि साइंटिफिक नेशनलिज्म क्या बोल रहा है? सबको जोड़ना। साइंटिफिक का मतलब ही होता है सबको आपस में ब्लेंड कर देना, कॉम्बिनेशन कर देना, सबको जोड़ देना। तो इनका नेशनलिज्म साइंटिफिक नेशनलिज्म है, क्योंकि ये सबको बोले लेकर चलने के लिए। It was a reduction of the both blind patriotism and colonial oppression। बोला मैं ये नहीं बोलूंगी कि ब्लाइंडली तुम नेशनलिज्म को फॉलो करो, मतलब ऐसा ब्लाइंड फॉलो करने की तुम, और बाकी जो तुम्हारे मतलब दूसरे धर्म को उसको हटा देना, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉलोनियल, मैं ब्लाइंड पैट्रियटिज्म को रिजेक्ट करता हूँ, और मैं कॉलोनियल ऑपरेशन को भी मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो ये ब्लाइंड पैट्रियटिज्म किसको बोल रहे हैं? जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है उनको बोल रहे हैं। टाइगर sought to harmonize
नेशनल प्राइड, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, फॉर हिम एंड ट्रू नेशन। बोले भाई अगर आप हार्मोनाइज बना के रखते हैं सोसाइटी में, है ना, नेशनल प्राइड बना के रखते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म बना के रखते हैं, तो वो आपका ट्रू नेशन है। ठीक है, अगर आपके कंट्री में ये देखा जाएगा कि आपके कंट्री में कितना यूनिटी है, ठीक है, कोई भी धर्म से बिलोंग करे, है ना, आपके कंट्री में डाइवर्सिटी है, कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है, सोशल इंटेलेक्चुअल हर तरह का सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे अभी जैसे वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, आईसीसी वर्ल्ड कप विमेन वाला, तो सबको प्राउड हो रहा है कि इंडिया जीता है। तो ये सब कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, सब कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो ये नेशनलिज्म है। ना कि हम एक पार्टिकुलर धर्म को बोलेंगे कि नहीं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये बोलना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाकी तुम लोग हेडिंग याद कर लेना, बाकी यार कुछ नहीं याद करोगे तो चलेगा। मेरा जो नेशनलिज्म होगा यूनिवर्सलिज्म से होगा, ग्लोबल यूनिटी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सलिज्म है, वो सबको ऐड करते हैं अपने नेशनलिज्म में, क्योंकि टैगोर चाहते थे गिव ए प्रेसिडेंट टू द कल्चर कोहेसिव सोसाइटी ओवर एक सेंट्रलाइज सोसाइटी, कोहेसिव के बेस से कल्चरली बने, ना कि तुम्हारा कोई सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बने नेशन। ठीक है, scientific vision of the universalism was to apply culture-specific norms, nation, not ride the general wave of nationalism। वही जो ऊपर वाला बात बताएं, ठीक है, वही है। टैगर का विजन है ग्लोबल यूनिटी, was encapsulated in his famous poem where the mind is without fear। ग्लोबल यूनिटी का मतलब क्या है कि आपका माइंड वहां पे काम करे जहां विदाउट फियर, तुमको कोई काम करना है ना, विदाउट डर काम करो वो। ठीक ना, ये गीतांजलि में लिखे हैं इन्होंने कि ग्लोबल यूनिट, तुम अपना आइडेंटिटी बनाना चाहती हो तो तुम अपने माइंड, जैसे अभी मैं तुम लोगों को बोली कि तुम अपनी पढ़ाई को हमेशा साथ एक साथी लेके ही चलना, काहे ने तुम्हारा शादी हो जाए, हस्बैंड आ जाए, कोई भी हो, तो समझना कि हम लोग तीन लोग हैं, एक मेरा पर्पस यानी पढ़ाई, और एक मेरा हस्बैंड, एक हम, इस तरह से लेके चलना। तो उसी तरह ये बोलेगा तुमको कुछ करना तो माइंड से बड़ा डर निकालो, तो कुछ भी करना तो तुम पहले माइंड में कुछ हाँ बोलो। हाँ बोल रहे ना, हाँ जो जाओ, लीव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ, ये तो ठीक है, तुम्हारा हुआ है, ठीक, रिवीजन ही हो रहा। हाँ तो हाँ, ठीक है, अल्लाह ठीक है, हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ग्लोबल यूनिटी के बारे में बात है, नेशनलिज्म कैसी होगी, तो ग्लोबल यूनिटी होगी। ठीक है ना, विच कॉल फॉर द वर्ल्ड वेयर द ह्यूमैनिटी ट्रांसजेंडर नैरो डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन रेस एंड नेशन। बोला नेशनलिज्म, बोला वहाँ पे ऐसा नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए जो रिलीजन रेस पे बेस हो या नेशन पे बेस्ड हो, यूनिवर्सल होना चाहिए, ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक नेशनलिज्म होनी चाहिए, ये सब पे नेशनलिज्म बेस होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टाइगर जो है और गांधी जी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम शांति निकेतन, सबसे पहली बार कहाँ पे मिले, शांति निकेतन में। अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए अभी मैं ट्रू लिखी हूँ। और पहली जो मिलने की जो डेट थी वो थी 1915, 6 मार्च 1915 शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में मिले। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड अवार्ड जो है, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों ही अपना नाइटहुड अवार्ड क्या करते हैं, ब्रिटिश इंडिया को वापस कर देते हैं। क्यों? ये अवार्ड इन लोगों को 1915 में मिला था। ठीक है, लेकिन क्यों वापस करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर या गांधी जी नाइटहुड अवार्ड 1919 में? जलियांवाला बाग का प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके अगेंस्ट में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी नाइटहुड अवार्ड को रिटर्न कर देते हैं। इनका जो नेशनलिज्म, अगर ऊपर ना याद करो तो बस अगर रिवीजन करना हो तो ऐसे याद कर लेना। इनका नेशनलिज्म यूनिवर्सलिज्म से है, ट्रू लिबरेशन के बारे में बात करता है, ट्रू फ्रीडम के बारे में बात करता है, और साइंटिफिक नेशनलिज्म के बारे में बात करता है, बस। टाइगर जो अभी बताया, ये ट्रू फ्रीडम के एक्सपोनेंट। ठीक है, टाइगर बोलते हैं कि भाई तुमको अगर फ्रीडम होना है तो तुमको पहले सीख करना पड़ेगा इटर्नल ट्रूथ, स्पिरिट से जुड़ना पड़ेगा, इटर्नल ट्रूथ को सर्च करना पड़ेगा, तुमको क्रिएटिव को तुम क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी यूनिटी ये सबको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तुम्हारा नेशनलिज्म आएगा। ये सारा ही किसका है, तुम्हारा टाइगर का फिलॉसफी है। जैसे ट्रू फ्रीडम के बारे में बोलते हैं, इटर्नल ट्रूथ को तलाश करने के लिए बोलते हैं, सीकर मतलब सर्च करना, तो ये बोले कि इटर्नल ट्रूथ को सर्च करो और डाइवर्सिटी और यूनिटी को क्रिएट करो। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो बुक है, चौकर बाली, गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस, साधना, घर और बाहर, स्टेबर्ड, नेशनलिज्म, गीतांजलि,
अब यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो एक बार ये पढ़ लो। इसका ना गीतांजलि का थीम पूछता है हमें। गीतांजलि का थीम क्या? डिवोशंस टू द गॉड, खुद को गॉड के लिए डिवोट कर दो। गौरव में क्या किया गया है? कॉलोनियल रूल में एनालिसिस ऑफ मल्टी फेस सोशल लाइफ, मतलब मल्टी फेस सोशल लाइफ कैसी थी कॉलोनियल लाइफ में, ठीक है। साधना, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में। घरे बाहर मतलब क्या, तुमको पता ना स्वदेशी में क्या बोला गया है कि बाहर के चीज को, वेस्टर्न चीज को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, ठीक है। और बाहर की चीज को बॉयकॉट करो, वेस्टर्न ब्रिटिश की चीज को बॉयकॉट करो, और इंडिया की चीज को, इंडिजिनियस चीज को यूज करो। तो घर बाहर मतलब स्वदेशी मूवमेंट में ये बोला गया था, तो ऐसे याद करना। घरे बाहर मतलब का कि हम लोग बाहर का चीज को बॉयकॉट करेंगे और घर का चीज को यूज करेंगे, और ये स्वदेशी मूवमेंट में बोला गया था। तो इसका सीन क्या है? डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, द बैकड्रॉप ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, है ना। इसमें स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बोला गया, किसमें? घरे बाहर में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण लास्ट है ये। जयप्रकाश नारायण पॉपुलरली रेफर टू लोकनायक, इसे भी 1922 में जयप्रकाश नारायण मूव टू यूनाइटेड स्टेट। 1922 में जयप्रकाश नारायण जो है यूएस जाते हैं, ठीक है। इनको लोकनायक बोलते हैं, देख लो। ये ना मार्क्सिज्म से और रशियन रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जबकि नारायण वाज इन्फ्लुएंस बाय मार्क्सिस्ट, वही वाला बात बोला, मार्क्सिस्ट थॉट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बट ही डिड नॉट फुल्ली एग्री विद द मार्क्स। वो मार्क्स के बिलीव या उनका वैलेंट और रिवोल्यूशन से फुल्ली एग्री नहीं थे, ठीक ना। ये गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, उनको ये स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे। इनका कोर प्रिंसिपल है ना महात्मा गांधी के साथ मिलता है। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, ये जब इंडिया देखो 1922 में ये गया, तो वहाँ यूएस, वहां से जब वापस आए तो जयप्रकाश नारायण ज्वाइन कर लेते इंडियन नेशनल कांग्रेस। सब ज्वाइन करता है फिर छोड़ता है, तुम देखो कहानी। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सबका यही है, पहले फॉरेन जाएगा, फॉरेन से आएंगे, है ना, सब कोई फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन से आ रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दे रहे, ठीक है। तो ये जब आते हैं 1929 में, तो ये क्या करते हैं, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कौन कौन फॉर्म करता है, सबका नाम देखो। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मेशानी, और यहाँ पे और कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये चार लोग मिलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म करते हैं। अच्छे से पढ़ो, कब? 1934 में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 1948 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। बस यही स्टोरी ही है। 1922 में इंडिया आए, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए, उसके बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश करते हैं। 1948 में बोलते हैं बाय बाय टाटा, मतलब वही छोड़ देते हैं। अभी एक एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, बुद्धान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? जयप्रकाश नारायण ने स्टार्ट नहीं किया था, बार बार सुनो। बुद्धान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय विनोबा। झारखंड में इसके नाम पे यूनिवर्सिटी है, हजारीबाग यूनिवर्सिटी, विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में है, ठीक है। बुद्धान मूवमेंट जो है वो विनोबा स्टार्ट किए हैं 1951 में, जेपी सिर्फ साथ दिए हैं ऐसी, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों था? ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड लैंड, जो जिस पीजन के पास जमीन नहीं है ना, और जिसके पास जमीन है उससे जमीन लेके इनके ऊपर जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करना। जय प्रकाश नारायण सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, इसमें से जय प्रकाश नारायण का मूवमेंट कौन कौन सा है, ठीक है। और उसमें तुम्हें बुद्धान भी लिख देगा, तो बुद्धान नहीं होगा। हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होगा, लेकिन बुद्धान मूवमेंट विनोबा का है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। इनका है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब का है? 1934 का है। प्रजा है 1952 का है, ठीक है। जो बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर सभा, ये बाद में क्या होता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
सोशलिस्ट पार्टी के साथ मर्ज होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन जाती है, ठीक है ना। बाकी रेड वाला ही याद करना तुम लोग कि जयप्रकाश नारायण कब इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किए तो 1929, कब छोड़े तो 1941 है ना। कांग्रेस सीएसपी को कब फाउंड किया तो 1934 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब छोड़ा 1948 को। बुधान मूवमेंट कब स्टार्ट किया 1951 में, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने स्टार्ट नहीं किया, विनोबा ने इसमें सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, बस इनसे इनका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, मतलब रिलेशन है, सॉरी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 की है। हम दो पढ़े जो कि जयप्रकाश नारायण की, एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। टोटल रिवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति, ये एक बुक लिखते हैं प्रिजन डायरी। इस बुक में बोलते हैं कि हम लोगों को टोटल रिवोल्यूशन करना है, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए कि हम लोग को रिवोल्यूशन करना है किस किस चीज़ से, हर एक चीज़ से, करप्शन से, सोशल ऑर्गेनाइज, हर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जबकि लोहिया बोलते हैं सेवन रिवोल्यूशन, ये बोलते हैं टोटल। संपूर्ण क्रांति जो है ये 1974 की है। इसका एम क्या है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, सोसाइटी में एड्रेस करना है पॉलिटिकल जितने भी मोरल डायमेंशन है, इकोनॉमिक है, सोशल पॉलिटिकल है, सारे को एड्रेस करेंगे, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टोटल रिवोल्यूशन के थ्रू। 1924 में फ्लोइंग द पॉलिटिकल क्राइसिस, इंदिरा गांधी का कन्वेक्शन फॉर द इलेक्टर, बोला गया था कि इंदिरा गांधी जो है माल प्रैक्टिस की थी, ये लोग तुम लोग पढ़ी होगी। इंदिरा गांधी पे इल्जाम रखता है राय बरेली वाला केस में कि ये क्या करती है, माल प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। तो इसी के कि इंदिरा गांधी ने अपने पावर का मिस यूज किया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया तुम्हारा कि इल्ज़ाम लगाया कि इंदिरा गांधी करप्शन कर रही है, इनकी वजह से इन्फ्लेंटेशन हो रहा है। अब जो है ना इंडिया जो है ना ऑथोरिटेरियन रूल में कन्वर्ट हो रही है, जेपी ये सब बोलते हैं टोटल रिवोल्यूशन में, ठीक है। ये जो रिवोल्यूशन है ना ये मार्च मूवमेंट बना था गुजरात में और बिहार में, दो जगह में। 1924 में नव निर्वाण आंदोलन वाज ए सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट इन गुजरात। पहले ये जो तुम्हारा एक स्टार्ट होता है, जयप्रकाश नारायण स्टार्ट करते गुजरात में नव निर्माण आंदोलन बोल के 1970s में, मिड 1970s में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा टोटल रिवोल्यूशन का प्रिक्यूशर था, मतलब टोटल रिवोल्यूशन नहीं आया था, उससे आने से पहले तुम्हारा आया था नव निर्माण आंदोलन, उसके बाद तुम्हारा आया था टोटल रिवोल्यूशन, ठीक है। टोटल रिवोल्यूशन तुम्हारा बिहार में आया था, इसके लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण, है ना। बिहार में ये मूवमेंट हुआ था टोटल रिवोल्यूशन। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन करके बोला गया था कि आया था, लेकिन ये टोटल रिवोल्यूशन का प्रिक्यूशर था, है ना। एक छोटा सा फॉर्म था उसके, वो देखने को मिला था गुजरात में, और उसके बाद जो बिहार में आया था वो था पूरा टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन में क्या क्या बोला गया, एक एक पॉइंट तुमको याद करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल रिवोल्यूशन वाज बेस्ड, ये सपोर्ट करती है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। देख लो एग्जाम में दे देगा सेंट्रलाइजेशन कि जेपी सपोर्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन, नहीं, जेपी सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। बोल रहे हैं कि जितने भी टाइप की इनइक्वलिटी है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अपॉर्चुनिटी है, सबको एड्रेस करना है। एक कॉल फॉर ए मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकिंग एमंग इंडिया लीडरशिप एंड सिटीजन, बोलते हैं कि लोगों को नॉलेज देते हैं कि इंडिया का सिटीजनशिप और इंडिया के सिटीजन और इंडिया के जो लीडर हैं उनके अंदर स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यू होनी चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मोरल के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में, ठीक है। टोटल रिवोल्यूशन कैसी होनी चाहिए, जयप्रकाश नारायण बोले मेरा टोटल रिवोल्यूशन जो होगा ना संपूर्ण क्रांति, ये पता है अगर अगर सोसाइटी में मेरा टोटल रिवोल्यूशन आ जाता है, संपूर्ण क्रांति आ जाता है, तो पता क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी कैसा हो जाएगा, पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो जाएगी, सर्वोदय हो जाएगा, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात बोल रहे हैं। सर्वोदय ये भी यूज कर रहे हैं, गांधी जी ने सबसे पहले सर्वोदय वर्ड यूज किया था, लेकिन इनका सर्वोदय थोड़ा अलग है, देखो ये भी यूज करते हैं लेकिन ये गांधी जी से लेते हैं। द टर्म सर्वोदय ट्रांसलेट द वेलफेयर ऑफ द ऑल, सर्वोदय का मतलब क्या है, सभी लोगों का वेलफेयर, प्रोग्रेस सभी लोगों का, ठीक है ना। इसको सबसे इसको सबसे पहले क्वाइन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, लेकिन जयप्रकाश नारायण एडॉप्ट करते हैं इट एंड एक्सपेंडेड इनटू हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी, लेकिन जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं और अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी में यूज करके थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे ये महात्मा गांधी बोले सभी को लिए प्रोग्रेस, है ना, लेकिन ये थोड़ा इसमें कुछ और वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है, क्या क्या देखते हैं। जेपी के लिए सर्वोदय जो है सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं है, holistic upliftment of every individual in society,
अगर सोसाइटी में मुझे ऑल प्रोग्रेस करना है, अमीर गरीब सभी करना है, लेकिन अमीर गरीब का सभी का करने के साथ साथ सब चीज़ में करना है। ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सबको। हम लोग गांधी जी का पढ़े थे कि वो बोलते थे कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में अमीर गरीब वो खत्म करना है, लेकिन ये बोले नहीं, सिर्फ वो नहीं, स्पिरिचुअल चेंज भी सब में लाना है, मोरल चेंज भी लाना है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी लाना है। यही सर्वोदय है। नॉन वायलेंस लाना है, मोरल अपलिफ्टमेंट करना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन लाना है, पंचायत राज सिस्टम लाना है। ये सब लाएंगे हम लोग सर्वोदय के थ्रू। इनकी बुक है वाइस सोशलिज्म, है ना, अपील फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 की बुक है। कॉमिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायत राज 1970 की बुक है। प्रिजन डायरी 1975 प्रिजन 1975 बुक है। बुक लिखी कब गई थी? 1977। टू वार्स टोटल रिवोल्यूशन 1978 की बुक है। सारी ही बुक एग्जाम में आ गई है, सिर्फ ये छोड़ के, बाकी सारा आई हुई है, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड कब मिला था इनको? भारत रत्न अवार्ड जो है इनको मिला था 1999 में, भारत रत्न अवार्ड मिला था, और 1965 में मैक्से अवार्ड मिला था, ठीक है। एक और बाकी है, मैं थोड़ा आती हूँ, ठीक है, एक सेकंड में। तुम लोगों को भी जाना है क्या कहीं? हाँ कहते, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया ना? मैं इसलिए इसको भी रिवीजन नहीं ना करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन है, इन सारे का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी आवाज सुन ले तुम लोग, सुषमा लक्ष्मी? हाँ, अरे मैं गई थी बट जाऊंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अरबिंदो घोष वाज एन इंडियन फिलोसफर, योगा गुरु, पोएट, इंडियन नेशनलिस्ट, ये सब है। और इनकी जो बॉर्न हुई थी, तुम एक चीज देख रही हो, जितना भी तुम्हारे फ्रीडम फाइटर या पॉलिटिकल थिंकर हैं, ज्यादातर तुम्हारे बंगाली हैं। एम एन रॉय, अरविंदो, सारा ही बंगाल में लिटरेचर के मामले में बहुत आगे। विवेकानंद हो गया, रविंद्रनाथ टैगर, रविंद्रनाथ टैगर, है ना, ये लोग सारे ही। हाँ, ये लोग फ्रीडम फाइटर कंट्रीब्यूट किए, ये बात तो है, एडुकेशन के थ्रू ही, लेकिन किए लोग, है ना। तो अरविंदो घोष एक कॉन्सेप्ट देते जिसका नाम था द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, याद रखना, ठीक है। अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगी, वो बोला ऐसा बात नहीं, आ जाओ, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, आ जाओ। हम लोग ऐसे स्टोरी ऐसा पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड जाते हैं, तुम देखी थी वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना। सबसे पहले इंग्लैंड जाते हैं श्री अरविंदो घोष, मूव टू इंग्लैंड 1879 में, रिसीव करते हैं अपने एडुकेशन को, ठीक है। इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज ए सीक्रेट सोसाइटी जिसको बोलते हैं लोटस एंड डैगर, किसके लिए? अपने मदरलैंड के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले वो इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, फिर 1890 में वो ICSE एग्जाम को क्लियर करते हैं, ठीक है। ही क्लियर्ड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम बट was later disqualified as he came purposefully late to the horse riding practical exam as he had no interest in the ICSE exam। अभी का जो यूपीएससी एग्जाम होता है, उस टाइम का आईसीएसई एग्जाम होता था, तो उन्होंने जानबूझकर एग्जाम को डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं इतना पढ़ लिख कर भी ब्रिटिश का नौकर ही बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझकर फिजिकल टेस्ट में फेल कर गए। 1893 में ही केम बैक टू इंडिया एंड ज्वाइन द बड़ौदा स्टेट सर्विस एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के प्रोफेसर बने बड़ौदा कॉलेज में। देखो, अभी खाली प्रोफेसर बने हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अच्छा, यहीं पे कॉलेज और प्रिंसिपल, नहीं, क्या मेरे में टल गया क्या? ये मोमेंट फिर से रिवोल्यूशनरी अटैक, ये ज्वाइन द बड़ौदा कॉलेज प्रोफेसर इंग्लिश एट द बड़ौदा। मैं प्रिंसिपल वाला कहाँ लिखी कि प्रिंसिपल, हाँ ये क्या, सॉरी हाँ यही तो है। 1906 में 1906 में ही ज्वाइन द वाइस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज। देखो, पहले प्रोफेसर बनते हैं, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ था, ये वाला आया हुआ था, है ना, क्रोनोलॉजिकल में। 1893 में सबसे पहले वो बड़ौदा स्टेट सर्विस के प्रोफेसर बनते हैं इंग्लिश के। उसके बाद नेशनल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बनते हैं। बाद में कोलकाता में बट रिजाइन, लेकिन बाद में वो रिजाइन कर देते हैं और 1907 में इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते। तो कहानी देखो कैसे स्टार्ट हुई। पहले पढ़ाने के लिए गए, पढ़ कर आए तो आईसीएसई एग्जाम क्वालिफाई किए, फिर जानबूझकर एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर दिए, फिर वो प्रोफेसर बने बड़ौदा कॉलेज के, फिर नेशनल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बने,
उसके बाद वो रिजाइन दे दिए। 1907 में जाके वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से मिल जाते हैं, ठीक है। अब उनका स्टार्ट होता है रिवोल्यूशनरी फेज। He became a leading figure in the freedom movement and used to write fearless article for the अभी हम लोग डरते हैं, जैसे मैं उस दिन एक तुम लोगों को कोटेशन लिखी थी, तो मैं क्या बोली, अल्लाह ममता बनर्जी मेरे साथ कुछ करेगी तो नहीं। मैं डरी कि नहीं डरी? अच्छा यार एक सेकंड, ठीक है। हम बोले अल्लाह ममता बनर्जी ना मेरे साथ कुछ करेगी तो नहीं, डर आ गया मेरे दिल में। लेकिन इनके तो ये भी आर्टिकल लिख रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उस टाइम के गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख रहे थे, तो इनके बारे में तो डरानी चाहिए। लेकिन ये नहीं डरे, ये बिल्कुल फेयरलेस होकर आर्टिकल लिखे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है ना। न्यूज़पेपर लिखे वंदे मातरम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसका है, तो अरविंदो घोष का, ठीक है। फिर इन्होंने बंगाली में भी लिखा युगांतर, बंगाली में वीकली न्यूज़पेपर। बाद में इन्होंने स्टार्ट किया वीकली इंग्लिश धर्मा, ठीक है। ही ट्राई टू कन्वे द मैसेज ऑफ स्वराज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, मतलब ये सोचते थे कि सबको समझाए स्वराज के बारे में, सबको मैसेज दे फ्रीडम के बारे में ये। उसके बाद ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द यूथ क्लब अनुशीलन समिति। ये फाउंडर थे किसके, यूथ क्लब अनुशीलन समिति के, विच प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोक्रेसाइट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक ना। एट्रोसाइटिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे ये जो समिति। और इस समिति को इन्होंने फाउंड किया था, और ये समिति किसके अगेंस्ट थे, मतलब तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, ठीक है ना। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग प्रोटेस्टर अगेंस्ट 1905। 1905 में क्या बोला गया था, बंगाल को पार्टीशन करने के लिए, तो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। और इन्होंने बोला भी कि गुड्स, जितने भी ब्रिटिश के गुड्स हैं, जितने भी ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको बॉयकॉट्स करो, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था 1905 में अटेंड करते हैं बनारस सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के सेशन को अटेंड करते हैं। श्री अरविंदो घोष जो है वो कांग्रेस के सेशन जो 1905 में हुई थी बनारस में, उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाता है अलीपुर बम केस में। अरविंदो एक रिवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, तो 1908 में ही वाज अरेस्ट ऑन द चार्ज ऑफ द अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस, बट एक्वाइटेड 1905 आफ्टर लॉन्ग ट्रायल। लेकिन वो बाद में फिर छूट भी गए थे, ये बात बोल रहा, लेकिन अरेस्ट किया गया था 1908 में अलीपुर बम केस में, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म एट पौंडीचेरी, he decided to give up active politics after his stint in a jail and devoted himself to spiritualism। इन्होंने डिसाइड किया जब ये जेल से निकले तो इनके अंदर एक स्पिरिचुअलिस्ट, जब ये पौंडीचेरी में थे तो इनके मन में एक बात आया कि अब मैं गिव अप कर दूंगा पॉलिटिक्स को, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि मैं गिव अप कर लूंगा पॉलिटिक्स को, ठीक है। वो जेल में ही वो बात सोच रहे थे कि अब हमको नहीं रहना है, ठीक है। अब मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाऊंगा, अरविंदो घोष बोलते हैं, ठीक है। वंस आउट ऑफ द प्रिजन ही स्टार्ट टू न्यू पब्लिकेशन। प्रिजन देखो, जब वो जेल में थे ना तो उन्होंने वहां से ही डिसाइड कर लिया था, पौंडीचेरी जेल में थे, कि अब मुझे पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होना है, अब मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाऊंगा, मैं गॉड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जब जेल में ही थे तो दो न्यूज़पेपर लिखते हैं, एक कर्म योगिन और दूसरा धर्मा, एक इंग्लिश में लिखते हैं एक बंगाली में लिखते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक स्पीच भी डिलीवर किया था, उत्तर पारा स्पीच, ठीक है। हिटिंग एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज ए फोकस टू स्पिरिचुअल मैटर, जो इनका जो चेंज हो रहा था ना, मतलब ये अब पॉलिटिक्स से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे थे, तो उसी से रिलेटिव उत्तर पारा स्पीच देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अरविंदो ने दिया था, इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ, एग्जाम में आएगा इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, अरविंदो ने। अरविंदो जो है ना वो एक लेडी से मिलती है जिसका नाम था मीरा अल्फशा। मीरा अल्फशा जो थी इसको बोला था द मदर। पौंडीचेरी में मिलते हैं, यही मेन इनकी वजह बनी थी इनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाने में।
ये दोनों ही स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन कर लेते हैं, किसके लिए? इंटीग्रल योगा के लिए, ठीक है ना। कि अब हम लोग पॉलिटिक्स को छोड़कर योगा की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे, इंटीग्रल योगा। देख लो भाई, इंटीग्रल योगा किसने दिया है? तो अरविंदो घोष। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसका है? इसका दीनदयाल उपाध्याय का। लेकिन इंटीग्रल योगा आएगा तो किसका? अरविंदो का है, ठीक है ना। 1926 में विद द हेल्प ऑफ हिज स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर, इनके ये जब स्पिरिचुअल बने थे, इनका साथ हेल्प करने के लिए और कौन था? तो मीरा अल्फशा, ठीक है ना। ये इनकी स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी। मीरा अल्फशा श्री अरबिंदो अरबिंदो ने श्री अरबिंदो ने आश्रम वाज फाउंडेड, ये एक आश्रम को फाउंडेड करते दोनों मिलकर। ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटीग्रल योगा। ये बोलते हैं अब हम लोग अपने लाइफ को इंटीग्रल योगा में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टीचिंग वॉज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस लेवल को इंक्रीज करना, लोगों के अंदर उनके जो वो खुद क्या है, उनके जो ट्रू सेल्फ है, लोग अपने बारे में उनको नॉलेज हो। ये नॉलेज कब होगा? जब आप अपनी स्पिरिट के साथ मिल जाएंगे तब, ठीक है ना। फिर 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी में इनका डेट हो गया। लास्ट में है ये, मतलब जब पौंडीचेरी में थी और मीरा अल्फाशा से मिली थी, तो मिले थे, तो इनका एक माइंड हो गया था कि मैं अब पॉलिटिक्स को छोड़ के ये बन जाऊंगा, क्या नाम है तुम्हारा, स्पिरिचुअलिज्म बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो योगा तरफ इनका माइंड चला गया था। अब इन दोनों का नेशनलिज्म क्या है? बोला मेरा जो नेशनलिज्म है, मैं ये पहले भी पढ़ा चुकी, तो शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो है ये डिफरेंट है, किससे? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का जो नेशनलिज्म है ना, मेरा नेशनलिज्म बिल्कुल अलग है। मेरा नेशनलिज्म स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेरा नेशनलिज्म ऑर्गेनिज्म से पढ़ाया हुआ है। नेशनलिज्म इज ए रिलीजियस एस्पिरेशन एंड मोरल एटीट्यूड। मैं ना भी पढ़ाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम लोग को ही पढ़ा चुकी हूँ। नेशनलिज्म सनातन धर्म है। क्या नहीं है नेशनलिज्म अरविंदो के लिए? नेशन क्या नहीं है? ये बोलते नेशन कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है, नेशन कोई, हाँ रे एक मिनट, हाँ जाएंगे, एक मिनट आ रहे। नेशन इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड नहीं है। नेशन कोई जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है। नेशन कोई कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग नहीं है। नेशन कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, कोई एक आदमी बोल के चल गया वो नेशन बन गया, नहीं। नेशन लोगों का इमेजिनेशन नहीं है। नेशन कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। नेशन कोई इंटेलेक्चुअल पास्टेजिम नहीं है। नेशन कोई फेथ, नेशन इज ए फेथ, नेशन एक फेथ है। नेशन एक रिलीजन है। नेशन एक डिवाइन है। नेशन एक स्पिरिट है, ठीक है। मैं उस दिन में तुमको पढ़ाई थी। अरबिंदो का जो प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजिक जो था ना ब्रिटिश के लिए, ठीक है ना, इसकी वजह से ही इनको बोला जाता है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। C.R. दास जो है डिस्क्राइब करते हैं कि अरबिंदो जो है वो पोएट ऑफ पाट्रियटिज्म है, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म है, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी है। C.R. दास बोलते हैं। टैगर बोलते हैं कि अरबिंदो जो है वो मसीहा ऑफ इंडियन कल्चर है और सिविलाइजेशन है। अरबिंदो बिलीव करते हैं एडुकेशन जो है वो टैलेंट बिलोंग टू द गॉड विच कुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्सनल हैप्पीनेस अलोन। बोला अरबिंदो बोल रहे हैं कि आपको एडुकेट इसलिए नहीं किया गया है कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाएं, ठीक है, या अपने पर्सनल यूटिलाइज या अपने अकेला से हेल्पनेस के लिए। आपके अंदर जो टैलेंट है या एडुकेशन है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अकेला खुश रहो, ठीक है। आप अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचो, अपने पर्सनल यूटिलाइज के बारे में सोचो। तुमको एडुकेशनल टैलेंट के थ्रू क्या करना है? तुम्हारा जो एडुकेशन और टैलेंट है ना वो गॉड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक ना। ही रिजॉल्व दैट वुड नॉट मेयरली रिपीट द नेम ऑफ द गॉड बट डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ हिम। ये बोल रहा है कि भाई देखो, ये नहीं कि तुम्हारा जो है बोले कि ये जो इसका जो रिजॉल्व है, ये बोले कि ये नहीं कि मैं बोल रहा कि तुम बार बार एनी टाइम बैठ के गॉड को रिपीट करो, गॉड के नाम को रिपीट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर वक्त गॉड को रिपीट करो, नहीं। तुम गॉड को ना रियलाइजेशन करो, डायरेक्ट रियलाइजेशन करो, फील करो गॉड को। His conceptions that he did not regarded the country as an inherent object but is a mother। मैं कोई कंट्री को मैं कोई कन्वेक्शंस या ऑब्जेक्ट नहीं समझता हूँ। मैं अपने कंट्री को मदर समझता हूँ, मदर लैंड समझता हूँ, ठीक है। अरबिंदो का बुक है लव लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, सावित्री ए लेजेंड एंड सैम्बल, ऐसे ऑन द गीते, सावित्री ए लेजेंड एंड सैम्बल 2 बार हो गया। मैं आ रही हूँ 1 सेकंड में, ठीक है। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके रखो।
सारा का आंसर लिखा हुआ है तो एक ही क्वेश्चन दे के जा रही हूँ। मैं 1 सेकंड में आती हूँ, ठीक है? सारा ही पढ़ा हुआ तो सट सट कर लोगी, ठीक है? बिल्कुल सही बोली, ऑप्शन 1। मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है? अच्छा दी, सुबह में जो क्लास हुआ है वो वाला पीडीएफ डाल दिए, पीडीएफ भेज दिए, कंप्लीट हो गया 2023 से। हाँ, ये पूछा था कि पूरा कंप्लीट हो गया ना? हाँ पूरा हो गया, नया भी स्टार्ट हो गया। 2023 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन चल रहा था। फर्स्ट वाला में भूल, फर्स्ट वाला पहले नहीं आया था, पहले वही बन गया था पीडीएफ, तो मैं पहले सेकंड शिफ्ट का ही करवा दी। अब जो मैं आज नया स्टार्ट की हूँ ना, उसमें से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो वो है 2023 फरवरी शिफ्ट 1 का, ठीक है? और शिफ्ट 2 फरवरी का कंप्लीट हो गया, दिसंबर का भी 2023 का कंप्लीट है उससे पहले, ठीक है? मैं क्या बोल रही थी, 2023 में तुम्हारा 500 क्वेश्चन होगा, इसमें से तुम्हारा 300 कंप्लीट हो चुका। 300 हुआ नहीं, सॉरी 300 नहीं हुआ, 200 हुआ है और तीसरा वाला पार्ट चल रहा, अभी जून का बचा है, ठीक है? और मैं पीडीएफ सेंड भी कर दी हूँ और वीडियो भी डाल दी हूँ, मॉर्निंग वाला वीडियो डाल दी हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक, कल भी क्लास होगी। बोलो लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल कबीर, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारा है। आर्या महिला सभा, ऑप्शन 3 रामाबाई। रामाबाई है ना? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ऑप्शन 3। शरीयत और जाबित किसका है? अबुल फजल। हाँ तुम उस दिन क्लास नहीं की शरीयत और मैं जियाउद्दीन बरानी वाले क्लास करवाई थी ना। जियाउद्दीन बरानी में बोली थी कि 2 तरह का लॉ के बारे में बोलता है, एक शरीयत लॉ, एक जवाबित लॉ। जियाउद्दीन बरानी, ठीक है? अबुल फजल तो मैं पढ़ाई भी नहीं। चलो, एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को डिसमेंटल मतलब खत्म कब किया? 1948। बिल्कुल सही। मैं ये वाला पीडीएफ भी सेंड करूंगी करने के बाद, ठीक है? चलो, फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी जी का इंडिया में बोल रहा, वार्धा। ऑप्शन 4। ये पॉनिक्स तो तुम्हारा यहाँ का नहीं हुआ था, पॉनिक्स तो तुम्हारा वहां ही हुआ था ना। बाहर का था और वार्धा होगा ना दीदी? वार्धा सबसे लास्ट में था। साबरमती। नहीं, साबरमती नहीं, ऑप्शन 3। हाँ नहीं, ऑप्शन 3। कौचरफ आश्रम था, कौचरफ, ये तुम्हारा सबसे लास्ट में वार्धा आया था। हाँ बिल्कुल, पॉनिक्स जो था ये तुम्हारा यहाँ का नहीं था, साउथ अफ्रीका का था, है ना? और इंडिया का पूछ रहा क्वेश्चन देखो, हाँ, मैं पढ़ाई थी तो बोली भी थी कि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह ये आश्रम क्या है जो गांधी जी ने स्थापित था, कौचरब आश्रम, ठीक है? अरे देखो ये गलत है, ठीक है? ये मुझसे गलती हो गया, मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देती हूँ। इसका आंसर सी है। सी है आंसर, सी है। नॉट रिलेटेड बर्नी, ब्रानी। ऑप्शन 4। हाँ, दे ऑप्शन 4। ये था अबुल फजल का अकबरनामा ये अबुल फजल का फतेह जहांदारी, तारिक फिरोज शाही, जवाबी, ये सारा ही बरानी का है। अकबरनामा जो है अबुल फजल का है। चलो बता दो, मैं इस बार का क्वेश्चन नहीं लाई, इस बार का भी लाऊंगी। बीटी सावरकर। ये हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को फिर ले चलूंगी उधर, जो इस बार का सीन आया है डायरेक्ट। सादा सदन का डेट बताओ। ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। हाँ, दे ऑप्शन 1। बिल्कुल, कौटिल्य का थ्योरी ऑफ राजमंडला जो है ये किससे बिलोंग करता है? सोशल स्ट्रक्चर, द इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी, इंटर स्टेट रिलेशन या स्ट्रक्चर ऑफ धर्म? ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 दी। 1 मिनट, सही बोली, अच्छा बोली। ये क्या आ गया, देख रही हो ये क्या आ गया? अच्छे भाई आ जाए।
सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पेरियार कब? डेट भी पूछ रहा। 1925। साइंटिफिक यूनिवर्सलिज्म के बारे में कौन बात करता है? एम एन रॉय, विनोबा, एम के गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें से कौन कौन सा असेंडिंग ऑर्डर पूछना ना, असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा सबसे पुराना कौन है? ऑप्शन 4। कैसे सुषमा? मैं उस दिन पढ़ाए थे कि ये वाला याद रखना, ऊपर रहता है ये। पहले नहीं होगा। वो तो तुम नया है ना सुषमा, तुमको पुराना से नया में जाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि वो पहले रखे कि लास्ट। असेंडिंग मतलब होता छोटा से बड़ा, यानी पुराना से नया, ओल्ड टू न्यू। तब तो ऑप्शन नंबर 3। नहीं, फिर भी नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज में उस दिन पढ़ाई थी कि मोक नायक आ जाएगा 1920, उसके बाद बीच में एक आ रहा था, उसके बाद तीसरे नंबर में था प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। मैं बोली भी थी कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था और मैं प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज से क्वेश्चन सॉल्व की थी, है ना। गांधीजम, बुद्धानिज्म तो नीचे हो जाएगा। राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन ये सब नीचे है, और द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज ये तुम्हारा ऊपर है। तुम्हें देखना वो, मैं बोली भी थी कि ऐसा क्वेश्चन आया था और मैं एक से ही सॉल्व की थी 20 से। क्या इंसिडेंट हुआ था कि इन्होंने कहाँ पे हुआ? काशी पिलग्रिम्स इंसिडेंट हुआ था तो एथिस्ट बन गया था। भारत रत्न अवार्ड अभी पढ़ाई हूँ जयप्रकाश, अभी पढ़ाई हूँ ना। लक्ष्मी तुम बोलो, और लक्ष्मी बोली, सुषमा बोलो, सुषमा तुम बोलो। 1999 अभी पढ़ाए है ना। नाइटहुड जो अवार्ड है वो कब रिटर्न किया गया था? 1999। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। नॉट रिलेटेड कबीर, किसी से रिलेटेड नहीं है कबीर। ऑप्शन 4। बेगमपुरा, भक्ति, पंचजीवनी सारे चीजें से रिलेटेड। जेंडर इक्वलिटी के बारे में कुछ ऐसा बात नहीं की है। किस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद के बर्थडे में? 1984 सुषमा, 1984 12 जनवरी, उनके जन्मदिन पर। बिल्कुल उनके जन्मदिन। क्या है देखो तो, क्या बोल रहा? रविन्द्रनाथ टैगोर से इसमें से क्या क्या जुड़ा हुआ देख लो। हाँ सॉरी अम्बेडकर ही, मेरा रविन्द्रनाथ बैठा हुआ, अम्बेडकर है। दिखाओ अभी अम्बेडकर, फिर भी मैं रविंद्र बोल रही। बहुत क्वेश्चंस हैं, जल्दी करना पड़ेगा। ऑप्शन सारा ही राइट लग रहा है। कैसे राइट लग रहा है सुषमा, गौर से देखो। इलेक्शन नहीं लड़े थे वो तो बात सही है, बट फिर भी देखो। क्रोनोलॉजी टाइप में है। नहीं, ट्रू ढूंढना है। ट्रू पूछ रहा है तो ट्रू तो दीदी सब है इसमें। कैसे तुम लोग वो इतना बड़ा गलती कर सकती हो? वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। और पहला जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम है एमसी सेट लैब्ड, ठीक है ना। ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में तुम लोगों को करवाई हूँ, यानी तुम लोग रिवीजन नहीं कर रही हो, इसलिए गलत। हाँ, सी हटा दो, सी हटा दो, सी हटा दो, सी। और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, याद है? ये फर्स्ट लॉ में, ना के ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ भी आंसर होगा, कोई बात नहीं। तुम लोग का एक गूगल है तो अब तक। डिवाइन बॉडी के बारे में कौन बात की इसमें? ह्यूमन लाइफ, डिवाइन लाइफ, अरबिंदो, वन इन ऑन। हाँ, वन इन ऑन।
ऑल इंडिया हरिजन को फाउंड किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इसीलिए वो रविंद्रनाथ टैगोर से थोड़ा सा नहीं, अंबेडकर से थोड़ा इनका क्लास भी हो जाता है। अभिनव भारत सेक्रेट सोसाइटी रिवोल्यूशन को किसने ऑर्गेनाइज किया था? अभी बताएं। वीडी सावरकर अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर। बता दो इसमें से एक्सट्रीम्स। हाँ, एक्सट्रीम्स कौन कौन है इसमें से? लाल बाल पाल। एबीसी है ना, ये दो को हटा दो। एबीसी कोटेलिया राम मनोहर गोपाल कृष्ण गोखले से देखो कर लोगी तुम लोग मुझे लगा। वेद व्यास किसका है? महाभारत। कोटेलिया सप्तांग, ठीक मैं बोल रही हूँ ना। पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। एम एन रॉय पायनर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, बहुत इजी है। टोटल डिवोल्यूशन बहुत इजी है। जी। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। दीनदयाल उपाध्याय। इंटीग्रल योगा किसका है? इंटीग्रल योगा विवेकानंद। अरविंदो घोष। अभी हम वहाँ बताएं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पूछेगा तो दीनदयाल, और इंटीग्रल योगा पूछेगा तो अरविंदो घोष। अच्छा ये मैं बता देती हूँ, कोटेशन है ये, जो इसका कोटेशन जवाहरलाल नेहरू का। दिस हैज टू मच emphasis the right for too little obligation will undertaking right and naturally flow from them। बोला कि छोटा अंडरटेकिंग लेने में राइट को नेचुरली ई करने में, फ्लो करने में, और उसका अंडरटेकिंग में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में छोटा सा ऑब्लिगेशन आता है, ठीक ना। तो इसलिए राइट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए ज़्यादा। ये कौन बोल रहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है देखो, हालांकि मैं बार बार नहीं ला रही हूँ, ये आया हुआ था। सावरकर। थ्योरी ऑफ सप्तांग किसका है? बहुत इजीली एकदम क्वेश्चन बार हो रहा। दांडी यात्रा बहुत बार पढ़ाई हूँ तुम लोगों को, पढ़ाई। 90-30 बोलो सुषमा। याद नहीं आ रही है। कैसे सुषमा, तुम कैसे भूल सकती हो? गांधी जी कहाँ गए? रुक जाओ मैं तुमको दिखाऊं। गांधी जी का ईयर है कि नहीं हो रहा है। नहीं ज्यादा नहीं, तुम अगर कोशिश करोगी तो पार्ट 2 में याद कर सकती हो सुषमा। कोई भी चीज हार्ड नहीं होता, तुम उसको बस, कोई भी चीज हार्ड नहीं होता, तुम उसको पढ़ने का खाली मेथड देखो कि मैं कैसे पढ़ूं कि इसको याद कर लूं। आ जाओ। अच्छा देखो, हाँ वो वाला कौशल बोल भी यहाँ पे दिया, कौशल आश्रम। आज मैं दांडी यात्रा दिखाती हूँ। अच्छा ये महात्मा गांधी वाला है ना, यहाँ पे आ जाएगा। रुक जाओ, तुम्हारा मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम लोग को याद रहे। 90-30 है देखो। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को तो ही दांडी मार्च बोला जाता है ना, जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है। और मैं उस दिन भी पढ़ाई थी तुम्हारा, जब यूनिट 8 पढ़ाई हूँ तो मैं वहां पर भी पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, चलो ठीक है। तो 90-30 लक्ष्मी का सही था। अभी बताइए बुक किसका है? क्लास करवा रहे हैं। जेपी नारायण। जेपी का है ना, बिल्कुल। बोलो। ओके। ऑप्शन 3। हाँ, एक्सपेनिस को ही एक्सट्रीम्स बोलते हैं, मिलिटेंट बोलेंगे जो भी बोलो। तो ये एग्रेसिव होते हैं, ये मिलिटेंट होते हैं, और ये एक्सपेनिस्ट होते हैं। तो ABD। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। ओ सॉरी, मैं कर रही हूँ।
करो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। हाँ सही बोली। एक सेकंड रुको। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। एका 3 बिल्कुल सही बोली। ऑप्शन 2। इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ। विनोबा बुद्धान मूवमेंट, बुद्धान मूवमेंट या मूवमेंट हटा हुआ है। इंटरगल ह्यूमनिज्म। ये भी पढ़ाई हूँ, दंड नीति वाला। ऑप्शन 4। हाँ ऑप्शन 4 बिल्कुल। अग्निसूता क्या है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या वेदांता? बुद्धिस्ट फिलोसफी। बोलो। जस्टिस पार्टी। नहीं, और कैसे? ज्वाइन किए थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1919 में ज्वाइन करते हैं। हमको लगा ना कि वो कौन सी पार्टी को फर्स्टली ज्वाइन, सुषमा फर्स्टली ज्वाइन। हाँ आईएनसी को। हाँ, आईएनसी को सब 1925 में छोड़ भी दिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को। पंचायत राज का कौन अपोज था? बी.आर. अम्बेडकर। बोलो लक्ष्मी। हाँ, वो बोलते थे भाई मैं ये जो डिस्क्राइमिनेशन, कास्ट सिस्टम, ये सब गांव से ही निकल के आते हैं, तो इसलिए मैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हूँ। हिंदू राष्ट्र का आइडिया किसने दिया था? हम लोग अभी पढ़े भी। अच्छा से टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं बोलूंगी तो मैं तुम लोगों को पहले ये पढ़ लो, फिर मैं तुम लोगों को चार्ट बना दूंगी। मैं तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 1। बोलो लक्ष्मी। अगला बार हम सुषमा को पढ़ाए थे, तुम बोली भी थी, सुषमा बोली भी थी कि दीदी हमको आप समझ में आए, ये वाला आप समझाए तो। हमको नहीं आता था इसका मतलब तो। मैं समझा देती हूँ एक बार फिर यहाँ पे। पैसिव, समझाए थे तो समझ आ गया। हाँ, जो पैसिव रेजिस्टेंस होता है ना, और सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये तुम्हारा, ये यहाँ पे फिजिकल फोर्स यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल फोर्स यूज करेंगे किसके अगेंस्ट? मेरे जो दुश्मन है, जो ओपोनेंट है। ठीक है, जो हमारे दुश्मन है उसके लिए हम क्या करेंगे? फिजिकल फोर्स। इसको नेगेटिव बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मार धाड़ यूज किया जाता है, ये नेगेटिव प्रैक्टिस है। ठीक है, और सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों भाई? क्योंकि ये मोरालिटी के बारे में बात करता है, नॉन वायलेंस के बारे में बात करता है ना। ये बोलता है कि, जैसे ये बोलता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना वो मायने रखता है। बोलता है अगर तुमको लड़ाई करना है तो फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करो अपना।
ठीक है। जबकि जो ये है सत्याग्रह बोलता नहीं भाई, नॉन वायलेंस यूज करो। क्या यूज करो? नॉन वायलेंस। ठीक है, लड़ाई ना करो, ये पॉजिटिव होता है, इसके अंदर मॉरलिटी वगैरह होती है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ये बात याद रखना। ये फिजिकल फोर्स को सपोर्ट करता है कि मार धाड़ करके हम आज़ादी जाएंगे। सत्याग्रह बोलता है कि नहीं, हम मोरलिटी, नॉन वायलेंस और पॉजिटिव थिंकिंग से हम पॉजिटिवली चीज को यूज करके लड़ाई को सॉल्व करेंगे। और पैसिव रेजिस्टेंस बोलता है कि नहीं, हम मार धाड़ करके, नेगेटिव प्रैक्टिस करके, नेगेटिव प्रैक्टिस मतलब क्या, बम धमाका करके, इस तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके, है ना, जाएंगे उन लोगों को मारेंगे, इस तरह से करके। तो बस ये भी तुम लोग सही बोले, ठीक है ना। सत्याग्रह विपिन ऐसा है जो विकर सेक्शन यूज करता है। पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये विकर सेक्शन का एक विपिन है। और सत्याग्रह जो है ये नेवर डिजायर टू टेरराइज द ओपोनेंट, मतलब ये कभी भी नहीं बोलता है कि तुम अपने ओपोनेंट के लिए खौफ को यूज करो, टेरर को यूज करो, बिल्कुल सही। और फिजिकल पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये विकर सेक्शन का एक विपिन है। पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये नेगेटिव प्रैक्टिस करता है, अभी मैं बताई कि हाँ, पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो एक तुम्हारा नेगेटिव प्रैक्टिस है, जबकि वहीं पर ही सत्याग्रह पॉजिटिव है। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं, दोनों अपोजिट है। देखो अभी मैं लिखी, सत्याग्रह बोल रहा है कि नॉट, नहीं, सत्याग्रह फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करता, मार धाड़, है ना, लड़ाई झगड़ा। जबकि सॉरी, पैसिव रेजिस्टेंट फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ नॉट, तो गलत हो गया। सत्याग्रह फिजिकल फोर्स से यूज कर, नहीं, ये नॉन वायलेंस को यूज करता है, और ये फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करता है, तो ये भी हो गया सही। रामाबाई के बारे में इसमें से कौन कौन सा सही है बताओ, ट्रू है? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, मैं देखती हूँ। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। मैं देखती हूँ। हिंदू फिलोसफी को सपोर्ट करते थे? बिल्कुल भी नहीं, अगेंस्ट थे। हाँ, ये भी हाँ, लेकिन नहीं आए, क्रिश्चियन को तो सपोर्ट करते थे। तो बहुत अच्छा तुम लोग आंसर बता रही, ठीक है। चलो बताओ, जयप्रकाश नारायण इसमें से किस किस चीज को फॉर्म्ड किए हैं? ऑप्शन टू। बी और सी। अभी हम बताए बुद्धान मूवमेंट किसका है? अच्छा बोले नहीं, अच्छा बुदान मूवमेंट उनका नहीं है। हाँ, सॉरी सॉरी। बुदान उनका नहीं है, विनोबा भावे का, तो उसको विनोबा, एलिमिनेट किए। तो बी को हटा दो ना। अभी मैं पढ़ाई हूँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1951 वाला है। ये दोनों जो है ये जयप्रकाश नारायण का है। डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में ऐसा कुछ पढ़ाई है तुम लोगों को? मैं सिर्फ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पढ़ाई हूँ, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी पढ़ाई हूँ। अब बुद्धान में तो विनोबा भावे का है, तो इस वजह से तुम्हारा आंसर हो जाएगा सिर्फ सी, कांग्रेस ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सुषमा, मैं ध्यान नहीं दी थी। चलो अब लो लो, अब नहीं बोलूंगी मैं। अब तुम देखो, जॉर्दीन ब्रानी से रिलेटिव क्या क्या सही है। ऑप्शन टू बिल्कुल सही बोली। ऑल किंग के लिए नहीं था, नहीं, ओनली मुस्लिम किंग्स के लिए था। ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में ये बात बोलता है? नहीं, ये तो अग्निसूता में बोला गया है, ये अग्निसूता में बुद्धिज्म बोलता है। ये सेक्युलरिज्म से, नॉट सेक्युलरिज्म, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम किंग्स है। वही तो हो गया। हाँ सही बोली। लो ये वाला करो, रविंद्रनाथ कर दिए ना, आ रहा नजर? गीतांजलि में क्या बोला गया? तो एक टू, ओके। गोरा में क्या बोला गया? साधना, साधना, बहुत साधना है।
गोरा में बोला कि रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। नहीं, साधना, साधना लाइफ, हिंदी में बोलते ना साधना, तो तुम साधना लाइफ से तुम कनेक्ट कर सकती हो, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। मैं बताऊं? नहीं रुकिए, हम बता रहे हैं। अच्छा बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोलो रे सुषमा, उसके बाद में बिल्कुल। हाँ, गीतांजलि डिवोशन ऑफ गॉड, गौरा हो गया तुम्हारा कॉलोनी रूल के मल्टीफेस के बारे में एनालिसिस करना, साधना हो गया रियलाइजेशन ऑफ, साधना लाइफ ऐसे याद करना, साधना लाइफ, साधा लाइफ, गोरा घरे बाहर हो गया तुम्हारा स्वदेशी मोमेंट, बिल्कुल सही। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत हल्का, जल्दी से बता दो, मैं इसको पार करूंगी। सावरकर, बीडी सावरकर। हाँ, स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस वेयर मींस ऑफ द प्रोटेस्ट इज यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, बॉयकॉट को एक्सेप्ट किया गया था 50 के विभिन्न भारतीय इलेक्शन, बिल्कुल। ये आपका ऑप्शन 2 लग रहा है। चलो तुम्हारा आंसर मैं रख रही हूँ, लक्ष्मी को बोलने तो फिर मैं रिप्लाई करती हूँ। हाँ दी ऑप्शन 2 मुझे भी लग रहा। 2A है, सही बोली तुम लोग। स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन, अच्छा बॉयकॉट का मतलब क्या, किस किस चीज को बॉयकॉट करना है अकॉर्डिंग टू तिलक? नेशनल, हाँ, नेशनल एजुकेशन को करना है, पैसिव रेजिस्टेंस करना है ना। बाल गंगाधर ने ये सब यूज किया, बॉयकॉट, स्वदेशी बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, ये सब। बॉयकॉट वाज एक्सेप्ट टू बी एन इफेक्टिव विपिन बाय द, बॉयकॉट तिलक के थ्रू एक इफेक्टिव प्रोटेस्ट था, तो बिल्कुल हाँ ये तो सही है। बट यहाँ पे सारी चीज के बारे में बोला गया है, स्वदेशी अलग है, बॉयकॉट अलग, नेशनल है ना, यहाँ सिर्फ बॉयकॉट के बारे में बोला है, इसलिए अलग अलग है दोनों, ठीक है। ये मैं कल ही पढ़ाए थे। Emendor consider the economic interpretation of history proponent by the proponent by the Marx as a misconceived and imperfect. Emendor argued that the real form of social and economic process is not determined mere the tap of the material resource. ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। हाँ दी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, ये तो कल मैं पढ़ाई थी। बोलते हैं कि मार्क्स ने जो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन किया है वो इम्परफेक्ट है, मिसकंसीव है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मटेरियल रिसोर्स को ही दिखाया। विवेकानंदा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। The opinion of the Vivekananda, the problem that India could not be solved expect, मतलब किस चीज के बारे में वो नहीं बात किए हैं, तो वो वर्णाश्रम के बारे में नहीं बोला। एक्सपेक्ट बाय, हाँ, बाल को उन्होंने नॉट फोकसिंग नहीं, उन्होंने फोकस किया है, हाँ ऑप्शन सी होगा। विवेकानंदा सावरकर स्टैब्लिश, जल्दी बता दो, ये बार बार क्वेश्चन है। अभिनव भारत, दोनों का आंसर ही सेम है। हाँ गांधी जी का सॉल्व करो, मैं लिख देती हूँ नंबर 1 2 3 4। Thicker and spiritual convictions, he understood the economic condition of the people, especially at the grassroots. ये इन्फ्लुएंस थे जॉन रस्कियो के बुक ऑन टू द लास्ट। क्या वो जैनिज्म को, क्या वो बोलते हैं कि ट्रुथ पे फोकस करो और जैनिज्म को समझो? ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी।
सुषमा का तो आंसर आ गया है। हाँ दी ऑप्शन 3। जर्नलिज्म के बारे में मैं कुछ मेंशन नहीं की हूँ, ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ ABC आंसर है, सारा पढ़ाया हुआ है। नेहरू का नेशनलिज्म किस पर बेस्ड है? वो एक चीज से नफरत करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। अभी पढ़ा अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है। मैं बता रही हूँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर। एक चीज देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो, रविंद्रनाथ टैगोर किसको नहीं पसंद करते, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये नहीं पसंद करते मिलिटेंट को, ये लोग एंटी हैं, ठीक है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर से इन्फ्लुएंस कौन थे? नेहरू थे। तो नेहरू इन्फ्लुएंस थे, तो वो भी मिलिटेंट को पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो स्ट्रॉन्ग फेथ इन कल्चर प्लुरलिज्म, बिल्कुल सेल्फ डिटर्मिनेशन, और रविंद्रनाथ टैगोर के साइंटिफिक यूनिवर्सलिज्म को सपोर्ट करते थे। तो BCD आंसर होगा, बी होगा, है, ठीक है, आंसर सही है। जयप्रकाश नारायण का बहुत ही अच्छे से पढ़ना। अब पारखी बोला था ना कि देखो क्या गलती है, अच्छे से देखना। ट्रू क्या क्या है इसमें से? ABC, ठीक है, बोलो लक्ष्मी, तुम बोलो, उसके बाद में बताती हूँ। हाँ दी ऑप्शन क्या गलती है डी वाला में? डी में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता तो चारों सही हो जाता है ना, बाकी सही, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन बोला, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ना कि सेंट्रलाइजेशन, जो कि मैं तुम लोग को पढ़ाई थी। कौन सा दीनदयाल उपाध्याय का इसमें से नहीं है? किस चीज के बारे में नहीं बात करते? एटम्स का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 1। बोलो लक्ष्मी, उसके बाद में समझा रही हूँ। हाँ दी ऑप्शन 1। ये ना बेस्ट का कॉन्सेप्ट है, एटम्स मतलब होता है इंडिविजुअल, खुद का फ्रीडम, है ना। तो ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम बोले भी थे कि दीनदयाल उपाध्याय वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो इस चीज को कि मैन एक एटम्स बन जाए, ये इसको नहीं पसंद करते। ये नेशनलिज्म्स को, इंटरगल ह्यूमनिज्म्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, इन सब चीज को पसंद करते हैं। ये वाला बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। आंसर गलत दिया है, बुक में कुछ और दे रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ा ये हो रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या सही है? ये तो पढ़ा हुआ तुम लोगों का, अभी तुम लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व किए ये वाला, आई थिंक। ऑप्शन 1। ओके, बोलो लक्ष्मी। वो लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन चाहते थे, वो रेस प्लेस हाँ है, दी ऑप्शन 1 ABC। चलो देखते हैं, ठीक है। श्री अरविंदो घोष के बारे में बोलो, उनका नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म क्या है मैं बोली हूँ, क्या नहीं वो नहीं, क्या है? ऑप्शन 2। ठीक है लक्ष्मी, बोलो। ABC। हाँ ऑप्शन 2 बिल्कुल, ABC। बोल रहा है नेशन जो है ज्योग्राफिकल एंटिटी, जबकि ये बोलता है नेशन इज ए नॉट एज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी। ABC आंसर हो गया, करो सॉल्व ये क्वेश्चन। फताह जहांदारी, थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक। ऑप्शन 2। अच्छा देखो, ये भी बुक आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन रहा है, ठीक है। और ये बुक तो बहुत आता है, इसको रट लेना, ठीक है ना, प्रीवियस से सारा बुक रट लेना। ऑप्शन टू फताह जहांदारी। अच्छा बोलो सुषमा तुम।
फिर मैं बता रही हूँ, लक्ष्मी तो बोल दी, ओ लक्ष्मी भी बोल दी थी। अच्छा ओ अच्छा, एक है तेरी बी का 4, ये वाला थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, ठीक है। सी का इंडिया इंडिपेंडेंस किसका, तो ये तो अगर तुम चार्ल्स बैथलेम बैथलेम का ना भी याद करो तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स इस बार 2025 का भी क्वेश्चन ये वाला है, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स रट लेना। देखो कबीर को मुक्ति दूत कौन बोला, जल्दी बता दो। पहला टॉपिक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पहला टॉपिक बोलो। गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, पहला दिन तुम कबीर का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जाओ पहला वाला देखो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वो फर्स्ट थोड़ा वन। मिस्टेक हो मुक्ति गया। का मतलब मैं बोली थी क्या होता, तुम थी भी, लक्ष्मी थी शायद। मुक्ति का मतलब क्या था कि तुमको छुटकारा मिलना, और दूत का मतलब वो जो एक तुम्हारा हिंदी में जो दूत बोलते हैं ना कि राजदूत बन के आया है, वो बन के, तो वही मुक्ति दूत। मैं उस दिन पूरा समझाई थी तब। वो गलती से मुंह से निकल। नहीं, अब तुम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, मानो मेरी बात। कौन सा इसमें महात्मा गांधी का है, कौन नहीं है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा बुक है ना महात्मा गांधी का। हाँ ऑप्शन 4। ठीक है, आंसर बताओ, और ये बुक भी बता दो मुझे, ऑप्शन ये 4। किसका है ये बुक किसका है। बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही बोली। क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन 3 बोली, ऑप्शन 2। हाँ सही बोली, बिल्कुल देखती हूँ मैं, एक बार देख लेती हूँ। ये तो हो गया जयप्रकाश नारायण का, जो तुम याद है उससे करो। हाँ बिल्कुल सही, सी का 1, और मार्क्स गांधी, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम एम के गांधी, सारा बुक याद कर लेना तुम लोग। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एम के गांधी का है। अच्छा ये वाला मैं हटा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें भी कॉन्ट्रोडिक्शन है इसलिए। वैसे मैं ये तुम लोगों को करवाई थी उसमें क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कॉन्ट्रोडिक्शन, ही आंसर यही है, बी डी है, ठीक है। अच्छा आंसर आ गया, तो मैं तुम लोग को बता, ये मैं करवाई थी ऐसे कि सत्याग्रह, विच ऑफ द फ्लोइंग द एस्पेक्ट ऑफ द गांधी थ्योरी ऑफ द सत्याग्रह कैन हेल्प द प्रोसेस द डायलॉग पुलर सोसाइटी में, जहाँ पे ट्रेड होता है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होता है, तो वहाँ पे सत्याग्रह कैसे हेल्प करती है। तो ये एक तरह का तुम्हारा टेंशन द प्री कंडीशन ऑफ डायलॉग बनाने में हेल्प करती है, कि लोग वहाँ पे सब आए, पार्टिसिपेट करें मोरली। knowledge our grasp over truth is partial, inculcate self resistant restraint। लोग आएंगे, उनको एक नॉलेज मिलेगा, मतलब गांधी जी का सत्याग्रह में क्या बोलता है कि डायलॉग करो, बातचीत करके नॉन वायलेंस तरीके से प्रॉब्लम को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करो। तो तुम लोग आमने सामने आओगे, तो तुम लोग प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज पता चलेगी, क्या सच क्या झूठ पता चलेगी, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से सत्याग्रह हेल्प करेगा जहाँ पे थ्रेट है, जहाँ पे खतरा है। सत्याग्रह बोला कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायलॉग स्पेस क्रिएट करने के लिए। अभी ऊपर क्वेश्चन यही पूछ रहा कि सत्याग्रह डायलॉग क्रिएट करने में हेल्प करता है पोलरिटी सोसाइटी में, जहाँ पे थ्रेटन होता है, जहाँ पे थ्रेटन खतरा वाला कोई एक डेंजर सोसाइटी है ना, तो वहाँ पे डायलॉग करवाने में सत्याग्रह हेल्प करता है। तो और यहाँ बोला नहीं, तो सी तो गलत हो गई। कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस डिस्पैटेज फीलिंग ऑफ द एलिनेशन एंड अदरनेस। बोला कमिटमेंट जो है नॉन वायलेंस का, तुमको एक फील करवा देगा कि तुम अदरनेस हो, दूसरों से एलिनेशन टाइप का फील हो जाएगा। और ई जो है रीडिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबका अंडरस्टैंडिंग होगा, वो भी मतलब एक तरह का डायलॉग होगा, तो सबका अंडरस्टैंडिंग पे बेस होगा, इस तरह से बोल रहा। ये बोलो, अहिंसा वाज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गांधी जी मॉडल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वादा, देख लो। अहिंसा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है गांधी जी का
model of conflict resolution, that was a certainty, the most original and creative model of the social change and political action और social change के लिए गांधी जी का जो तुम्हारा अहिंसा है वो एक बहुत अच्छा मॉडल है। अगर तुम देखोगी तो ये बात बोल रहा है कि अहिंसा एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल क्या करता है, क्रिएट करता है तुम्हारा सोशल चेंज, पॉलिटिकल एक्शन, मतलब पूरा अहिंसा के बारे में गांधी जी का जो अहिंसा थ्योरी इसी के बारे में पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ सही सही। मैं बताऊं? हाँ देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अहिंसा जो है ना, अहिंसा एक कॉम्प्लीमेंट्री गांधी जी का मतलब एक तारीफ वाला थ्योरी है, ठीक है ना, जो क्या करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा मॉडल है, इतना अच्छा मॉडल है कि ये क्या करता है, इंसान को पॉलिटिकल एक्शन और सोशल चेंज करने में क्रिएटिव मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लड़ाई को रिजॉल्व कर कर तो एक क्रिएटिव मॉडल को रिप्रेजेंट करता है और इससे बहुत ही ओरिजिनल और क्रिएटिव मॉडल क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, सोसाइटी में सोशल चेंज और पॉलिटिकल एक्शंस लेने में बहुत इजी और बहुत आसान होता है, मतलब बहुत सर्टेनिटी तरीके से आदमी ले सकता है, ठीक है ना। अहिंसा बहुत ही गांधी जी का एक तारीफ है, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल है जो रिजोल्यूशन को सॉल्व कर देता है। और ये क्या करता है, कोई भी पॉलिटिकल एक्शन या सोशल चेंज लेने के लिए बहुत ही क्रिएटिव मॉडल है और बहुत ही ओरिजिनल मॉडल है, ठीक है। और इस बात का ये सर्टेनिटी है, मतलब एक यकीन है, बिलीव है कि हाँ अगर तुम अहिंसा यूज करोगी तो इसका जो रास्ता निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा। समझ में आ गया? अहिंसा गांधी जी का एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है और कोई भी पॉलिटिकल एक्शन या सोशल चेंज है ना, किसी भी पॉलिटिकल एक्शन या सोशल चेंज के लिए ये मॉडल बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ओरिजिनल होता है, ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो थ्योरी है ये पॉलिटिक्स दैट द ग्रेजुअली बिकम द डोमिनेंट आइडियोलॉजी एज अ नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट विच द गांधी रिजाइन सुप्रीम, बोल रहे रिजाइन सुप्रीम, क्योंकि आज भी ये पॉलिटिकल, आज भी ये जो थ्योरी है ना, बोला कि ग्रेजुअली ये क्या हो गया, आज भी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट पे तुम देखोगी आज भी तुम बोला क्यों, एक तो गांधी का तारीफ किया कि गांधी का जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल एक्शन है सोशल चेंज में क्या करता है, बहुत ही क्रिएटिव और ओरिजिनल, ओरिजिनल के जैसा काम करता है, ओरिजिनल क्रिएटिव और ओरिजिनल मॉडल के तौर पे काम करता है। क्योंकि ये थ्योरी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आज जो नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट है ना वहाँ पे डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई है ना, जो गांधी का एक सुप्रीम रीजन हो गया है। मैं बता रही हूँ, अन्ना हजारे क्या किए थे, नॉन वायलेंस किए थे और तुम्हारा अहिंसा यूज करके लोकपाल लोक आयुक्तों को पास करवाए थे। कोई भी मूवमेंट हो रहा तो तुम देख रही गांधी जी का ही मूवमेंट को यूज किया जा रहा है, तो हुआ डोमिनेंट आइडियोलॉजी। बोलो नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट में ये एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई है आहिस्ता आहिस्ता। समझ में आ गया? ये बात बोलिए क्यों, क्यों बोले यहाँ पे तो पहले सर डिफिनेशन बताया कि ये काम करती है, क्योंकि ये आज भी डोमिनेंट है, आज भी नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। आज कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो थ्योरी है पॉलिटिक्स में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिकम डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई है नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट में। कोई भी लोगों को अगर कोई भी गवर्नमेंट से अपने डिमांड को पूरा करवाना है तो वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, नॉन वायलेंस मूवमेंट करती है ना। तुम्हारा किसान भी लाया तो वो लोग भी मूवमेंट कर रहे थे, थोड़ा वायलेंस भी हुआ था लेकिन कोशिश तो उन लोग का वही था, वो तो वो ये नहीं किया था। लेकिन अन्ना हजारी वाला मूवमेंट पूरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अहिंसा का। तो ए हो गया सही। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करो, सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था, बहिष्कृत है त्रकरानी सभा, शारदा सदन, रामकिशन मिशन, अभिनव भारत और टॉलस्टॉय फॉर्म। सारा ही तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। रामकिशन मिशन का कल मैं डेट याद कराई हूँ। ऑप्शन नंबर 3। बोलो लक्ष्मी। हाँ दी ऑप्शन 3 है मुझे लग रहा। आ जाओ। कैसे, रामकृष्ण मिशन का डेट बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हारे लोग पास नोट है तो देखो, 1889। मैं दिखा देती हूँ। 1899 या 1899।
ये पीडीएफ सर में है विवेकानंद रुक जाओ, मैं दिखा देती हूँ तुम लोग को। देखो रामकिशन मिशन का डेट कहाँ गया, देख लो 1897, ठीक है, देखो यहाँ पे 1897 दिखाने का पर्पस क्या है कि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। साधन का मुझे याद बताओ, ये तो याद होना चाहिए, अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए। 89 हाँ 1889। तो पहले तो तुम्हारा डी होना चाहिए, क्योंकि मैं आंसर गलत दी हूँ क्या? इसीलिए तो हमको लगा पहले शारदा सदन होगा, फिर रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन तो 1797 होगा, विवेकानंद ने इसको फोन किया था अपने स्पिरिचुअल ग्रुप से। एक मिनट, तो पहले तो तुम्हारा नहीं ठीक है, तो तुम्हारा पहला डी होगा, एक मिनट, नहीं तो मैं मुझसे ही मिस्टेक हुआ होगा, डी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद अभिनव भारत होगा, उसके बाद तुम्हारा टॉलिस्टो फॉर्म 1910 है ना, और उसके बाद बहिष्कृत हथरानी, सी होगा आंसर, सी होगा। चलो मुझे ही कंफ्यूजिंग हुआ दोनों डेट में, मुझे लग रहा एक्चुअली में तुम सही बोली थी। एक्चुअल में ना मैं जब आंसर को रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मैं आंसर नहीं देखती हूँ, मुझे तो याद रहता, तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया था रामकृष्ण मिशन और सादा सदन में। एक्चुअली मुझे ये लग रहा था ना कि ये जो है ना 70 है, तो इस वजह से मुझे कंफ्यूजिंग हुआ। 1897 है ना, तो मुझे लगा 8079, ये वाला कंफ्यूजिंग हो गया होगा। पता है इसी में कंफ्यूजन। नहीं अब मत करना, नहीं अब नहीं, तुम लोग तो रेगुलर पढ़ोगी ना। देखो मुझसे एक, देखो मैं भी तो इंसान, एक आधा अगर गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोग को याद करना है, मेरा क्लियर हो गया, अब तुम लोग को याद रखना है, तुम लोग ये गलती नहीं, 8097 याद रखना, 1897 ठीक है। मैं सारा का ही डेट याद कराई हूँ। अच्छा ये तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर, तुम लोग को पता है नायकर है ना, हाँ वही तो, हर साल आता है इससे क्वेश्चन, या तो ईयर हाँ देगा यही कुछ। और का बता दो, अभी मैं पढ़ाई हूँ कि कब अटेंड किए बड़ौदा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल, कब बने, इंग्लैंड मूव कब किए, अलीपुर बम केस कब हुआ, मतलब पहले क्या हुआ पहले क्या हुआ, तो बहुत इजीली तुम लोग कर लोगे, अब आराम से कर लोगे, अभी मैं पढ़ाई हूँ। ऑप्शन नंबर 2, बोलो ऑप्शन 2 कैसे ऑप्शन 2, सबसे पहले वो इंग्लैंड जाते हैं अपने एडुकेशन नहीं, ऑप्शन, सबसे पहले वो इंग्लैंड जाते हैं, हाँ तो ऑप्शन 4, और 4 बोल रही हो, सॉरी सॉरी हमको लगा 2 बोल रही हो, हाँ 4, ठीक है इंग्लैंड गए, उसके बाद वो आईसीएस एग्जाम क्लियर किए है ना, उसके बाद वो ब्रोडा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बन गए, पहले प्रोफेसर बने फिर उसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बन गए। नेशनल कॉलेज लिखा हुआ उसको ब्रोडा कॉलेज ही, मतलब ब्रोडा कॉलेज को ही नेशनल कॉलेज बोला गया, ठीक है। और उसके बाद वो कांग्रेस का सेशन अटेंड करते, फिर अलीपुर बम केस में उनको अटेंड कर जेल में डाल दिया था, जेल से निकलते तो स्पिरिचुअल बन जाते हैं। सैंक्रेटिज्म किसको बोला जाता है इसमें से, जल्दी से बोलो। कबीर, कबीर। सैंक्रेटिज्म का मीनिंग क्या बताएं थे? 2 चीज ऐड करना, मैं बता रही हूँ, अच्छा, एक मिनट, जैसे तुम 2 चीज, जब तुम किसी चीज को, सैंथेसिस का मतलब क्या होता है बताओ तो? 2 चीज को मिलाना, बस सैंक्रेटिज्म वही है। अच्छा सॉरी, ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला, देखो राम मनोहर लोहिया वाला, मैं लोहिया पढ़ाई हूँ तो तुम लोग को एक चीज नहीं पढ़ाई, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हो तुम लोग को रटना पड़ेगा। अच्छा मैं करवाई हूँ, बुक में करवाई हूँ। ऑप्शन 2, बोलो लक्ष्मी। हाँ ऑप्शन 1, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 2 होगा। हाँ पार्टी डेमोक्रेसी जेपी का है, और वो जेपी का है पार्टी लिस्ट हाँ डेमोक्रेसी। वही तो, और वो तो बात करते हैं 4 पिलर के बारे में, यहाँ पे लिखा ना हो तो इसलिए ACE हो गया आंसर, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी याद करने का बुक है लोहिया का। मुझे लगा मैं गलत आंसर दे दी क्या, देख
किस चीज को लेकर लड़ाई होता था रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी? नेशनल लैंग्वेज, नेशनलिज्म, या स्पिनिंग व्हील, या फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल? इनका बोलो बोलो बोलो। नॉट अ डिबेट, सॉरी सॉरी, किसको किस चीज को लेकर डिबेट नहीं होती? नहीं, ऑप्शन 3 का फ्रीडम ऑफ फ्रॉम कॉलोनियल रूल ना, ये वाला डी। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर, स्पिनिंग व्हील को लेकर, ये सब डिबेट था, ये डिबेट नहीं था। फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम तो दोनों चाहते थे ना, कॉलोनियल रूल से तो फ्रीडम दोनों चाहते थे, ठीक है। लेकिन गांधी का नेशनलिज्म अलग था, रविंद्रनाथ का नेशनलिज्म अलग था। गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इस तरह से दोनों का लेके डिबेट होता था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो लास्ट, ठीक है। बाकी मैं जो क्वेश्चन है तुम लोग मैं करा दूंगी कल। पहले तो टॉपिक स्टार्ट करूंगी, फिर लास्ट में थोड़ा टाइम बचा के करा दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन वाज रिटन ओरिजिनली इंग्लिश में। रामाबाई जो है हाई का सिंधु वीमेन लिखी थी 1881 में। रामाबाई पब्लिश करती है न्यू शेल्टर टाइटल मुक्ति प्रेयर बिल। 1919 में रामाबाई को अवार्ड मिलता है केसरी हिंद का। इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मतलब कौन सा सही निकाल दो बस। कल मैं तुम लोगों का स्टार्ट करूंगी ऑप्शन 2। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 2 कल मैं वेस्टर्न स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन 2 इंग्लिश में मैं क्या बोली थी कि द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन कौन लैंग्वेज में है, कब लिखा गया, कुछ नहीं डेट पता। इतना पता है कि हाँ रमाबाई लिखी, लेकिन और कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये कौन लैंग्वेज, यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बाकी BC सही है। आंसर देख लो, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ, ज़्यादा नहीं, 139 पेज हो ही गया है, तो मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। तो उसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।